मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ? मुंह से ब्रीथिंग करोगे, यू वुड नॉट ब्रीथ फ्रॉम द बेली, यू वुड ब्रीथ फ्रॉम योर नोज। बॉडी हमेशा साइन देती है, आपको पकड़ना चाहिए। अगर मैं 24/7 स्ट्रेस में हूँ और मुझे इग्नोर कर रहा हूँ, चेंज क्या होगा मेरी बॉडी के अंदर? सबसे पहले हार्मोन्स चेंज होंगे। फॉर फीमेल्स पीरियड्स इरेगुलर होंगे, मेल्स में डैंड्रफ आनी शुरू होगी, पेट खराब होना शुरू होगा, पैरों में दर्द, बार बार घबराहट होना, और जब आप सुबह उठ रहे हो तो आप फ्रेश नहीं उठ रहे। कैन स्ट्रेस कॉज कैंसर? जब पुराना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ट्रॉमा होता है जो अनहील्ड हुआ, वो फाइनली आगे चल के कैंसर का रूप ले लेती है। क्या बात कर रहे हैं? यस। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर तरंग कृष्णा, एक कैंसर हीलर एक्सपर्ट एंड एमडी ऑफ कैंसर हीलर सेंटर। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे स्ट्रेस कैसे कैंसर से लिंक्ड है, चाइल्डहुड ट्रॉमा का कैंसर से क्या रिलेशन है, क्या स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से कैंसर केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर किसी को कैंसर हो जाए उससे मेंटली डील कैसे करें। हाउ मेनी इंडियंस डू यू थिंक आर रियली सिक लेकिन उनका रूट कॉज है स्ट्रेस और उन्हें ये पता ही नहीं है? 80% लोग ये मान लिया है कि ये चीज नॉर्मल है। कॉन्स्टेंट स्ट्रेस से डायबिटीज भी होता है, हाइपरटेंशन भी होता है। वर्स्ट फूड फॉर स्ट्रेस? चाइनीज खाना जिसमें वो MSG डला हुआ है, वेरी हाई ऑन स्ट्रेस। एक डेली रिचुअल जो ब्रेन को रीसेट कर देता है। गुड स्ट्रेस क्या होता है? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट स्ट्रेस अ लॉट। ओके। मुझे समझ नहीं आता स्ट्रेस क्या है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी मुझे समझ नहीं आता। Because still I don't know stress बोलते किसको है। Okay. So, right. Okay. So that's why. But क्योंकि आप एक कैंसर हीलिंग सेंटर चलाते हो, तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन स्ट्रेस कॉज कैंसर? Yes, stress actually can cause cancer. स्ट्रेस से कैंसर हो सकता है? क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर आप लगातार एक स्ट्रेस एनवायरनमेंट में हो तो 100% कैंसर हो सकता है। स्ट्रेस में राज एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज कॉर्टिजोल, एंड वो कॉर्टिजोल अगर सस्टेन्ड लेवल पे रहता है सो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, हार्मोन इम्बैलेंसेस होते हैं, और जो भी आपके इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी लो होती जाती है। और जब भी इम्यून सिस्टम लो होता है, दैट्स वेयर स्ट्रेस बिल्ड्स अप। Constant irritation causes cancer. So what is this constant irritation? Stress. जब भी स्ट्रेस किसी भी तरीके का होगा, छोटे छोटे स्ट्रेस लाइफ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, विच इज आप अगर सबसे अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो आप छोटे छोटे स्ट्रेस में रहो, एंड दैट वुड एक्चुअली मेक यू परफॉर्म रियली वेल। बट अगर ये छोटा स्ट्रेस लगातार सस्टेन्ड ऑन अ लॉन्गर ड्यूरेशन रहेगा, दैट्स वेयर कैंसर की शुरुआत होती है। तो गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस क्या होता है? गुड स्ट्रेस इज, सपोज इफ यू हैव एन अर्जेंट मीटिंग टुमारो और आपको परफॉर्म करना है, प्रेजेंटेशंस बनाने हैं, सो दैट्स अ गुड स्ट्रेस वेयर यू विल वर्क, आप अपनी पीक लेवल पे काम करोगे। थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। प्रेशर रहेगा, और प्रेशर में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। सो कई लोग होते हैं जो प्रेशर में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, पीक परफॉर्मेंस देते हैं। एड्रेनालिन आता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड आता है, जहाँ पर आपको एक्चुअली में पीक परफॉर्मेंस देना है। दूसरा, अगर ये लगातार है और लगातार होते हुए आप परेशान हो रहे हो, अरे फिर वो जब आपकी वो स्ट्रेस चिंता बढ़ा देती है, वरी बढ़ा देती है, एंजाइटी बढ़ा देती है, घबराहट बढ़ा देती है, हार्ट बीट बढ़ा देती है, वो अगर लगातार कॉन्स्टेंटली आपको इरिटेट कर रहा है, वहाँ से कैंसर की शुरुआत होती है। एंड आउट ऑफ ऑल द लेवल्स, स्ट्रेस इज अ बिगनिंग ऑफ अ डोमिनो इफेक्ट। ओके। और स्ट्रेस वहाँ की शुरुआत होती है, इसका लास्ट रिजल्ट कैंसर होता है। ये डोमिनो इफेक्ट जब लगातार चलता रहता है, दैट्स वेयर DNA में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और जब DNA में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, कैंसर की शुरुआत वहाँ से होती है। बट टेल मी कि जो आपने चीज़ें बोली, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, थोड़ी घबराहट होती है, ये सब तो जब मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ तब भी सेम फील होता है। तो मेरी बॉडी को कैसे पता कि ये स्ट्रेस है, ये बहुत ख़राब है, कि ये एक्चुअली एक्साइटमेंट है स्टेज पे जाने से पहले, कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ नया काम करने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है? देन वो मैंने जैसे बताया कि छोटा स्ट्रेस या लिटिल स्ट्रेस इज ऑलवेज गुड फॉर योर लाइफ। वो आपको पीक परफॉर्मेंस कराएगा। कोई नया ऑफिस खुलना है, नया कोई प्रोजेक्ट आया, आपको एक्साइटमेंट है, आपको खुशी हो रही है, विच इज रियली गुड। कॉर्टिजोल, जब आप सुबह उठते हो तो कॉर्टिजोल लेवल तो वैसे भी हाई रहता है, सो वो आपके लिए अच्छा है, बिकॉज दैट्स वेयर यू हैव टू वर्क ऑन इट, कि जितना हो सके इस स्ट्रेस को कम करो, ये कॉर्टिजोल लेवल को कम करो। बट ये तो रूटीन है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। बट जब आप इस एनवायरमेंट में कॉन्स्टेंटली रहते हो और आप इसको रिपेयर नहीं करते, आप सेल पे रिपेयर नहीं करते, एवरी सेल नीड्स हीलिंग, every cell needs repair, every cell needs servicing,
गाड़ी अगर आप लगातार चलाते जा रहे हो तो लगातार चलाते चलाते एक ब्रेक टाइम आएगा जब वो ब्रेक डाउन होता है, राइट? तभी आपको रेगुलर सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है ताकि वो ब्रेक डाउन ना हो। सेम वैसी बॉडी का होता है। बॉडी में लगातार जब आप सेल मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इट वुड टॉलरेट दो स्ट्रेसेस, वो छोटे छोटे स्ट्रेस टॉलरेट करता रहेगा, आपको पीक परफॉर्मेंस देता रहेगा। बट जब लगातार रहते हो विदाउट इवन गेटिंग इनटू दैट हीलिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज, और बेहतर होते हुए जहाँ पर आप सो रेस्ट इज एक्चुअली नॉट अ लग्जरी, इट इज़ एक्चुअली जब आप अपने सेल को वापस हीलिंग करके वापस ऑटो मोड पे ला रहे हो, जीरो मोड पे ला रहे हो और फिर दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हो। सो वो बीच बीच के वापस रीस्टार्ट ऑटो मोड ज़रूरी होते हैं, जहाँ पर वो सेल की हीलिंग हो, जहाँ पर वो सेल रिपेयर हो, जहाँ पर आपकी बॉडी की सर्विसिंग हो, और सर्विसिंग होकर यू रीस्टार्ट अगेन बैक टू जीरो की चलो लेट्स स्टार्ट गेट इनटू दैट एक्टिव स्टेज। तभी होता है ना कि कभी आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया एंड यू फील लाइक लेट्स गो ऑन अ वेकेशन, कहीं छुट्टी पे जाते हैं बिकॉज अरे हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट अचीव किया है, चलो लेट्स सेलिब्रेट। वो दैट सेलिब्रेट ब्रिंग्स यू डाउन, दैट सेलिब्रेट ब्रिंग्स यू दैट हीलिंग। वो ज़रूरी होते हैं। वो छोटी छोटी जीत ज़रूरी होती है, बड़ी बड़ी जीत भी ज़रूरी होती है, बट दोज स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स डन कंसिस्टेंटली ओवर टाइम, छोटी छोटी जीत लगातार करते हुए फिर वो बड़े रिजल्ट देती है, राइट? ऐसे छोटे छोटे स्ट्रेस लगातार बढ़ते हुए एक बड़ा डोमिनो इफेक्ट देती है, विच इज कैंसर। हियर्स अ क्वेश्चन, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ? लाइक व्हाट आर द अर्ली साइंस? ये जो आपने बोला दिस इज थोड़ा सा साइंस ही है, मुझे बेसिक वे बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एक्चुअल जो ले रहा हूँ वो स्ट्रेस है? हार्ट बीट बढ़ जाएगी, रेगुलर टाइम पे हार्ट बीट बढ़ी रहती है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, लाइक नॉर्मली 90-100 होगी, यस, स्वेटिंग होगी, हाथ पैरों में घबराहट होगी, यू वुड फील दोस रेस्टलेसनेस। कई लोग ऐसे ऐसे हाथ चटकाते हैं, यू वुड फील दैट स्ट्रेस की नकल्स बार बार वो करना कि यू वुड फील कि कुछ घबराहट सी हो रही है, एंड यू वुड फील कि यू आर नॉट समथिंग विच इज नॉर्मल, योर ब्रीदिंग वुड गो फास्ट। एंड तभी कहते हैं ना कि वेन एवर यू फील दैट देर इज दैट ब्रीदिंग एंड यू वुड नॉट ब्रीथ फ्रॉम द बेली, यू वुड ब्रीथ फ्रॉम योर नोज, यू वुड फील कि आप मुंह से ब्रीदिंग करोगे और आप रेगुलर नहीं फील करोगे। यू वुड फील कभी अगर कोई कंस्टेंट कोई खराब न्यूज़ आती है जब आपको फ़ोन पे सुनाई देती है, आपकी इमीडिएट वो बेली ब्रीदिंग खत्म हो जाती है, वो शैलो ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, छोटी सांसें आनी शुरू हो जाती है, दैट्स व्हेयर यू आर एट स्ट्रेस। बट ऐसा हो सकता है कि मुझे स्ट्रेस है और मुझे पता ही नहीं है? रेयर है ऐसा होना, like the body would know, the body would know, the body would show signs, body would show signs। अब आप अगर फोन पे ही लगे पड़े हो और आपका ध्यान ही नहीं है कि लाइफ में चल क्या रहा है, एंड देन यू जस्ट कॉन्स्टेंटली ऑन मुझे रील देखनी है, मुझे फेसबुक देखना है, मुझे इंस्टाग्राम देखना है, और बाकी पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और आपके शरीर में क्या चल रहा है उससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, देन ओबियसली वो छोटे छोटे साइन मिस आउट हो जाएंगे। बट अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि आप वो साइंस ओवरलुक कर जाओ। बॉडी हमेशा साइन देती है, आपको पकड़ना चाहिए। एंड जब आप अवेयर रहते हो ना, जब आप अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हुए वो छोटे साइन पकड़ लेते हो, वहाँ पर आप उसी साइन को पकड़कर स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो। हाउ मेनी इंडियंस डू यू थिंक आर रियली सिक? मतलब वो बीमार हैं लेकिन उनका रूट कॉज है स्ट्रेस और उन्हें ये पता ही नहीं है और वो दूसरी चीज़ें फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट इट एंड रिसेंटली आई फाउंड आउट कि जब भी बहुत लोग स्ट्रेस होते हैं तो उनका गट खराब हो जाता है, कुछ लोग स्ट्रेस्ड होते हैं तो उनको फीवर आने लग जाता है, कुछ लोगों के हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, राइट? किसी को डैंड्रफ बहुत होने लग जाता है, सोराइसिस होने लग जाता है, वो फिक्स करना चाहते हैं वो, लेकिन रूट कॉज होता है स्ट्रेस। तो ऐसे हाउ मेनी इंडियंस डू यू थिंक कि जिनको 80% 80% लोग वो हैं जिन्होंने केवल ये मान लिया है कि ये चीज़ नॉर्मल है। कॉन्स्टेंट स्ट्रेस से डायबिटीज़ भी होता है, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस से हाइपरटेंशन भी होता है, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस से हाइपोथायराइडिज्म भी होता है, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस से डैंड्रफ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, गठिया, जोड़ों का दर्द, ये सारे होते हैं। बट वो क्या समझते हैं कि अरे ये तो स्ट्रेस तो नॉर्मल है डॉक्टर साहब, स्ट्रेस तो होगा ही। आप आजकल की जिस दुनिया में रह रहे हो स्ट्रेस तो वो होगा, काम वाली नहीं आई तो स्ट्रेस होगा, सुबह ऑफिस जाना है गाड़ी खराब हो गई स्ट्रेस होगा, टैक्सी उबर का हम वेट कर रहे हैं उबर नहीं आई स्ट्रेस होगा। ये छोटे स्ट्रेस अच्छे हैं, बट जब आप लगातार, आपको पता है आप बॉम्बे और दिल्ली में हो, ट्रैफिक में फंसे हो गए, बट स्ट्रेस में होकर, इरिटेट होकर गाली गलौज करना, गुस्सा करना, बाकी चीज़ें करना, दैट इज़ रॉन्ग। स्ट्रेस को रिएक्ट करना इज़ रॉन्ग। स्ट्रेस में हो विच इज़ फाइन, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। मुझे 40 मिनट लगे, 1 घंटा लगा,
अब इसको आप मेक और ब्रेक कर सकते हो। मेक जहाँ पर आप या तो आप इसमें ब्रेक कर जाओ और इसमें गाली गलौज करना शुरू कर दो, इरिटेट होना शुरू कर दो, और दूसरे को उसने कैसे गाड़ी लगाई, उसने कैसे पार्क किया, इसमें फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर दो। या फिर आप इसमें विद इन, ये मेरे में कुछ नहीं हो सकता, फ्लाइट में तो टर्बुलेंस आएगा ही आएगा, पायलट कोई और है, मैं अपनी गाड़ी में पीछे अपनी सीट पे बैठा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कौन गाड़ी चला रहा है, जस्ट सिट डाउन देयर। सो लाइकवाइज इफ स्ट्रेस इज बाउंड टू हैपन, इट इज़ बाउंड टू हैपन, बट थिंक ऑफ योर सेल्फ कि मैं डेली अपनी लाइफ में एक फ्लाइट की सीट पर बैठा हुआ हूँ, कॉकपिट पे कोई और है पायलट जो फ्लाइट उड़ा रहा है, आपको इससे कुछ मतलब नहीं होता, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर क्यों कंट्रोल ले रहे हो आप, ज़रूरत ही नहीं है ना। बट देन व्हाट विल हैपन, अगर चलो मान लेते हैं कि कुछ कुछ लोगों को, आपने बोला 80% लोगों को पता ही नहीं है और उन्हें लगता है ये नॉर्मल है, एंड आपने बोला बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, राइट। बट टेल मी स्टेप बाय स्टेप कि अगर मैं 24/7 स्ट्रेस में हूँ और मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी के साथ क्या होगा, व्हाट विल गो चेंज, क्या होगा मेरी बॉडी के अंदर? सबसे पहले हार्मोन्स चेंज होंगे, सबसे पहले। और जब अच्छे हार्मोन्स जो होते हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, वो उतने ही कम होते जाएंगे, कॉर्टिजोल लेवल ऊपर जाएगा। जब कॉर्टिजोल ऊपर लेवल जाएगा तो आपके हार्मोन इम्बैलेंसेस शुरू होंगे। फॉर फीमेल्स पीरियड्स इरेगुलर होंगे, यू वुड फील दैट पीरियड्स आर जस्ट लास्टिंग फॉर अ डे और 2 और बहुत पेनफुल हो रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है, एंड उसके बाद एकदम बंद हो गए। वो फीमेल्स में हुआ। मेल्स में डैंड्रफ आनी शुरू होगी, पेट खराब होना शुरू होगा, या तो लूज मोशंस होंगे या फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि खाना भी प्रॉपर नहीं है, वो कांस्टेंट स्ट्रेस में चला आ रहा है। या फिर चलते चलते पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बार बार घबराहट होना, लगना कि किसी भी चीज़ से पहले एंटिसिपेटरी एंजाइटी होना, ये सारा फील होगा। और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके ये साइन दिया जाएगा, आप इसको इग्नोर करते जाओगे बिकॉज आपको लगेगा अरे ये तो नॉर्मल है। हाँ, एज के साथ बढ़ते जा रहा है। हाँ, एज के साथ बढ़ता जा रहा है, या फिर अरे हो सकता है कि कल कुछ गिर गया होगा, कोई दर्द हो गया होगा, एंड ऑल दैट। और जब आप सुबह उठ रहे हो तो आप फ्रेश नहीं उठ रहे, यू आर फीलिंग एज इफ देयर इज दिस, एक हैवी लोड आपके सर के ऊपर रखा हुआ है, एक भारीपन रखा हुआ है, अरे मेरी नींद पूरी नहीं हुई, बिकॉज स्ट्रेस में हो आप। और स्ट्रेस में जब स्लीप डिस्टर्ब होती है, जब नींद डिस्टर्ब होती है, वहाँ से शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू होता है, और जितना इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाएगा उतनी आप बीमारी की तरफ मूव करते जाओगे। सो थिंक ऑफ योरसेल्फ कि एक स्केल है, हेल्थ स्केल है, एंड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 ये हर किसी को अपनी रियल लाइफ में फील करना चाहिए। ठीक है। 10 इज एन अमेजिंग अप्रोक्सीमेट लाइफ, जहाँ पर इट डजेंट मैटर वॉट योर वेट इज, बट आप बहुत अमेजिंग नॉर्मल रूटीन कर रहे हो विदाउट इवन गेटिंग टायर्ड। 18 घंटे भी काम किया, वो इन्फोसिस का आया था ना 60 घंटे पर वीक भी काम किया और थकान नहीं हो रही, एंड यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, गेटिंग ऑल दोज फ्रेश आइडियाज, कुछ ना कुछ रूटीन काम कर रहे हो, कोई नया काम भी अगर आ रहा है तो आपके पास आइडियाज आ रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली यू आर एट इट्स पीक। दैट्स 10। 1 इज डेथ बेड, कि आप बिस्तर पे हो और आप डेथ बेड पे हो और पता नहीं आपकी लाइफ कितनी है। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 थिंक ऑफ योर सेल्फ कि आप उस हेल्थ स्केल में कहाँ पर हो। जहाँ पर आप हो यू शुड बी मूविंग टूवर्ड्स 10 ऑन एवरीडे बेसिस। एक स्केल मान लो और सुबह उठकर एक ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, सपोज इफ यू आर 7.5 और से 9.5, वेदर यू आर मूविंग टूवर्ड्स 10, या आप 9.5 से 9.6 जा रहे हो या फिर आप पीछे की तरफ जा रहे हो। और ऑन अ स्केल ऑफ 10 वो मार्क करना शुरू कर, ये खुद की फीलिंग से ही मार्क, खुद की फीलिंग से पता चलेगा। अगर आप कैसा फील कर रहे हो इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली या फिजिकली, वो आपको पता है राज, वैसे ही मुझे पता है। और मैं जानता हूँ कि ये चीज़ का है, कम से कम खुद से तो झूठ नहीं बोलना ना, अगर अपने बारे में जानना है तो, और बीमारी से दूर रहना है तो। वंस यू नो दैट कि आप कहाँ पर खड़े हो, इसको डेली टुवर्ड्स 10 ले जाना है कि आप पीक पे जा रहे हो। अगर आप 5 पे हो, कई लोग हैं जो लेडीज़ होती हैं लंगड़ा के चलती हैं, अरे जोड़ों का दर्द है। कई पुरुष होते हैं जो बार बार कहते हैं अरे बार बार यूरिन आ रहा है, पेट ठीक नहीं रह रहा, बाकी परेशानियाँ। सो यू आर नॉट ऑन अ गुड स्केल। आप 9 पे तो नहीं हो, आप 8 पे तो नहीं हो, तो क्यों वर्ष पे जा रहे हो? और 5 के नीचे यहाँ से कैंसर की शुरुआत होती है। सो इसलिए 6 और 5 के नीचे नहीं जाना, 10 की तरफ जाना है। ये हेल्थ स्केल हर किसी को लाइफ में अपना लेना चाहिए, डेली सुबह और डेली रात को सोते समय। और ये 4 पैरामीटर्स पे फॉलो करना है। मेंटली आप कहाँ पर हो, आज आपने कितनों को गालियाँ दी, कितने लोगों से इरिटेट हुए, कितने लोगों से दुश्मनियाँ निभाई, कितने लोगों को आपने रिवेंजफुल सोचा और क्या किया। मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, बॉडी पे कहीं कोई सेंसेशन तो नहीं आ रहे,
किसी भी तरीके के, या पूप नॉर्मल है या नहीं है, यूरिन नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ, पानी अपने आपको पिया नहीं पिया, फ्रेश हाइड्रेट किया नहीं किया. थर्ड, इमोशनल लेवल पे व्हाट आर दोज फीलिंग्स विच आर कमिंग इन. किसी को लेके बुरा फीलिंग तो नहीं आ रही. अगर आई, यू आर नॉट ऑन अ गुड स्केल. बिकॉज जब आप 10 पे होगे ना, आप केवल अपना सोचोगे, अच्छा सोचोगे, किसी की बुरा नहीं सोचोगे. दैट इज एट 10, राइट? सो वॉट एवर दैट इज देयर. एंड स्पिरिचुअली, चाहे आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, आपने स्पिरिचुअली क्या किया? वॉट डिड यू डू टुडे? क्या आपने टूवर्ड्स, नहीं मानते, डजेंट मैटर, एथिस्ट हो कोई बात नहीं, बट स्पिरिचुअली अपने हार्ट को हीलिंग करते हुए क्या किया? बट स्ट्रेस होता क्यों है? एस्पिरेशंस और एम्बिशंस अलग होते हैं, और एस्पिरेशंस, एम्बिशंस और अचीवमेंट्स अलग होते हैं. सो रियलिटी और व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इज रियल लाइफ एंड द एस्पिरेशनल लाइफ. वो डिफरेंस आएगा. अब उस जर्नी को आप जब लेना चाहते हो, उस जर्नी को लेने में वेदर यू वांट टू टेक दैट स्टेप जहां पर यू वांट टू सी थिंग्स की कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में है और कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, वो आप अपनी तरफ से बेस्ट करते हो. जो चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पर वो गैप आता है और वो आप करने की सोचते हो. इस गैप को फिल अप करने की सोचते हो. यहाँ से स्ट्रेस शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि अगर आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हो, आपको ट्रैफिक मिलेगा. 9 बजे निकले, आपको ट्रैफिक मिलेगा. अब वहाँ पर आप इरिटेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर वो माइंडसेट लेकर जाओ कि अरे यार, अरे ओहो, यू नो, ऑल दोज इमोशंस कमिंग इन, दोज नेगेटिव, वो सारे जो आपको नीचे करते हैं, आपको लो फील कराते हैं, वो सारे इमोशंस. या फिर इट डजेंट मैटर, हाँ ठीक है, अपनी धुन में चलते रहो. होता क्या है, जब ये लगातार चलता रहता है ना, कॉन्स्टेंटली, कि इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो गया, आप गाड़ी में बैठे, फिर उसके बाद आपने या स्कूटर बाइक चलाया, फिर उसके बाद आप ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में फिर आपने बॉस ने गाली सुनाई और कुछ ना कुछ, अरे ये काम नहीं हुआ, देन दोज डेडलाइंस एंड ऑल दैट. इन सब के बीच में आप वो ब्रेक लेकर ना अपने ऊपर काम नहीं करते. और जब अपने ऊपर काम नहीं करते ना, वो रिपेयर नहीं होती सेल्स, वो हीलिंग नहीं होती. उस कांस्टेंट जोन में आप हमेशा रहते हो. और फिर रात हो गई, फिर रात तक आपके प्रेशर्स, डेडलाइंस, एक ये रिलीज करना है, एक ये करना है, एक वॉट एवर दैट थिंग इज, ऑफिस में काम करना है. और फिर वापस वो जर्नी गाड़ी की और स्कूटर की, बाइक की, ट्यूब की, लोकल की, और वो वापस जर्नी ली, और फिर घर पहुंच गए, और फिर घर की खाना खाया और सो गए. सो एक जर्नी में आपने अपने लिए कहाँ काम किया? क्या वो बीच बीच में 5 मिनट के लिए टॉयलेट ब्रेक लेते हो? वो टॉयलेट ब्रेक में ही आप अपने आप को एक रिजुविनेट कर लो, एक 5 मिनट का हेड स्पेस लगाकर अपने ऊपर काम कर लो. दैट वुड वर्क. तो वो बीच में जो एकदम टॉप पे स्ट्रेस है, वो लगातार जो ऊपर ही ऊपर जा रहा है ना, वो ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, बीच में वो नीचे आ जाएगा. इसकी जरूरत है स्ट्रेस को नीचे लाने की. You know what I feel? मुझे जो लगता है, and this is just my loose definition of stress, is I get stressed every time when I have an idea in my head that this is what I want to do and I'm not able to do it. So my inability to take a decision or be able to do something causes stress. That's what happens with me. कि मुझे कुछ करना है और मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ. Okay. Maybe because of weather, maybe because of money, maybe because of कोई third person, maybe because of boss or investor और मम्मी पापा की वजह से या ट्रैफिक की वजह से, किसी ना किसी चीज़ की वजह से जो मुझे करना है genuinely मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ. और मुझे पता है कि मैं sometimes let's say कर सकता हूँ और तो भी नहीं कर पा रहा हूँ. That causes me more stress than anything else. Again, external factors पे डिपेंडेंट है. हाँ, that's what I'm saying. आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है. मैं यही कह रहा हूँ, आप उन चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहे हो जो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है? उन चीज़ों के इस बारे में सोचो कि आप क्या कर सकते हो बेस्ट, जिससे आप जो भी आपके कंट्रोल में है चीज़ें, वो आप अपनी तरफ से बेस्ट कर लो. क्योंकि आसपास इतने एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स होते हैं. लाइक नाउ आई हैव कम टू अ मच बेटर पोजीशन इन माय लाइफ इन ऑर्डर टू मैनेज स्ट्रेस. पहले तो मैं बहुत ही बेकार था, क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स बहुत हैं. आप बैठते हो, आप सोशल मीडिया पे 4 चीज़ें देख लेते हो, ओह ये देखो ये ऐसे कर रहा है, ये देखो ये ऐसे कर रहा है, एंड फिर आपको लगता है मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. मे बी उस इंसान की अपब्रिंगिंग अलग होगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स अलग होंगे, जो भी होगा, बट दूसरे जो वो चीज़ कर रहे हैं जो मुझे करनी चाहिए, वो देख देख के मुझे यार मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मेरा तो ये है, मेरे पास तो ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, एंड देन यू गेट इन अ कंप्लेनिंग जोन एंड दैट कॉजेज स्ट्रेस. डू यू थिंक दैट्स अ फेयर डेफिनेशन ऑफ 100%. आई मीन, या तो प्रॉब्लम फोकस्ड हो जाओ या सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाओ.
प्रॉब्लम फोकस्ड मतलब आपको दूसरों का ये दिख रहा है कि अरे उसने ये, उसकी थाली में क्या है, उसने क्या क्या कर लिया, उसने कितना अचीव कर लिया, उसके पास कितना है, उसके पास क्या क्या है. और सॉल्यूशन ओरिएंटेड मतलब डजेंट मैटर, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए सब अच्छा हो रहा है, मेरे को यूनिवर्स हेल्प कर रहा है, मेरे पास अच्छी चीज़ें आ रही है, मेरे पास बहुत ब्लेसिंग्स हैं, मेरे पास मेरे माँ बाप की ब्लेसिंग्स हैं, मेरे पास हमेशा अच्छा ही आना है. जब आप अपने आप से बात करते हो ना, एफर्मेशंस, आई एम, जो बातें आप आई एम के बाद बोलते हो वो सच हो जाती हैं. बट ये कंप्लेसेंसी नहीं आती. आई वुड फील नो, क्योंकि आप जब या तो नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लो, आप अपने आप से बुरा बोल कर आप अपने आप को लो फील करा दो कि अरे मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे तो बड़ी कंपनी बनानी नहीं आती, मेरे तो उसने देखो उसने कितना अच्छा कर लिया, वो देखो उसका स्टार्टअप में फंडिंग आ गई और हमारे स्टार्टअप में नहीं आई, वो देखो उसके पास कितना पैसा है और मेरे पास कुछ नहीं, वो देखो उसने गाड़ी खरीद ली और मेरे पास कुछ नहीं. जब हम कंपैरिजन, एक कहावत है, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय, आपके जॉय को कम कर देता है कंपैरिजन, चोर है वो, और कंपैरिजन आएगा और आपके जॉय को चुरा कर ले जाएगा, आपकी खुशी को चुरा कर ले जाएगा. तो ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. अब मैं सेंट वाली बातें नहीं कर रहा, बट प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ. जब आप अपने बारे में पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो ना, कंपैरिजन नहीं आएगा. आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे, एंड आप अपने बारे में वही अच्छा सोचोगे जो आपको लगता है आपके पास पॉजिटिव है. जब आपको कुछ नहीं दिख रहा आपके पास क्या है, आपको ये दिख रहा है कि दूसरे ने क्या क्या अचीव कर लिया, वो उसकी जर्नी है, करने दो. आपको भी अगर ऊपर वाले ने ब्लेस किया है तो आप भी कर लोगे. द ओनली थिंग इज वेट फॉर दैट राइट टाइम, हैव पेशेंस. वुड यू से कि lack of gratitude causes stress? Yes, lack of gratitude causes stress. Lack of gratitude, lack of being thankful causes stress. Lack of thinking कि what all things others have, दूसरों के पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है, स्ट्रेस बढ़ता है. जब हम दूसरों की देखते हैं कि उसने क्या क्या अचीव कर लिया, उसने क्या क्या कर लिया और आपने वो सब नहीं कर पाए, और आप शुक्रगुजार ही नहीं हो कि आप कहाँ तक कर चुके थे, तो स्ट्रेस में रहते हो. इसकी एक सिंपल एक्सरसाइज है. हमेशा देखो कि आप 10 साल पहले आप कहाँ थे. सो एक वैसे हमेशा कहा जाता है कि लिव इन द मोमेंट्स, पास्ट और फ्यूचर को छोड़ दो, फ्यूचर की एंटिसिपेशन छोड़ दो, और पास्ट में क्या क्या हो गया उसको छोड़ दो. बट अगर कभी भी अगर आपको शुक्रगुजार होना है और ग्रेटफुल होना है और ग्रैटिट्यूड में रहना है, तो हमेशा देखो कि आप 5 साल पहले क्या वही तरंग थे या वही राज थे, 10 साल पहले क्या वही राज था या वही राज है. आज अगर वो पहले से बेहतर है, बी ग्रेटफुल. यहाँ से शुरुआत होती है. What you said negative self talk करते हैं लोग. What's more dangerous? जंक फूड खाना कि टॉक्सिक थॉट सोचना? ज़्यादा क्या डेंजरस है? जब आप जंक फूड खाते हो तो आपकी गट खराब होती है, पर जब आप टॉक्सिक थॉट्स रखते हो तो आपका पूरा सिस्टम ही खराब होता है. और जो भी आप टॉक्सिक थॉट्स रख रहे हो, जो भी आप नेगेटिव टॉकिंग कर रहे हो, माइंड इज योर ड्राइवर ऑफ योर लाइफ. ये दिमाग आपका ड्राइवर है. इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू, इट कैन हील यू और इट कैन क्रैश यू. अब आपको सोचना है कि माइंड का किस तरीके से आप किस डायरेक्शन में ले जाओ. टॉक्सिक थॉट्स में आपने जब माइंड को खराब फीड कराया तो पूरी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी. नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव इमोशन, रिवेंज, दुश्मनी लेना, जेलसी, उसकी थाली में क्या है, मेरी थाली में क्या है, ये सब जलन होना, ये सब आपको डैमेज करेगा. एंड टॉक्सिक थॉट्स इज सो डैमेजिंग बिकॉज आपके पूरे सिस्टम को क्रैश कर देता है. कई लोगों के पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, एक्ने, टॉक्सिक थॉट्स. कई लोगों की गट इन्फ्लेम हो जाती है जहाँ पर उनको बार बार पेट खराब रहता है, टॉक्सिक थॉट्स. कई लोगों के हार्मोन इम्बैलेंस आते हैं, पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, टॉक्सिक थॉट्स. तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड में क्या क्या फीड कर रहे हो. जो भी डालो अच्छा सोचो, अच्छा डालो. इट इज सिंपल. इज देयर एनी साइंस, लाइक कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ अगर मैं गलत सोचता हूँ तो मेरी पूरी बॉडी पे कैसे रिएक्ट करता है? राज, अगर सिंपल तरीके से समझाता हूँ, अगर आप सेक्स के बारे में सोचोगे, यू विल गेट एन इरेक्शन. यस, सो दैट मीन्स बॉडी और फिजियोलॉजी कनेक्टेड है, माइंड एंड फिजियोलॉजी कनेक्टेड है. तो इसका मतलब अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी बॉडी में अच्छा ही होगा, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, पॉजिटिव सेल्स रिलीज होंगे. सिंपल. सो व्हाई डू यू थिंक ऑफ सेक्स एंड यू गेट एन इरेक्शन? इट इज लाइक दैट. जो थॉट आप डालते हो वो आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकली रिएक्ट करता है. सेल्स उसी तरीके से वाइब्रेट करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं. आपने पॉजिटिव थॉट्स फीड किए, बॉडी के हर एक सेल, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं हर शरीर में, तो वो बिलियंस ऑफ सेल्स पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे.
नेगेटिव थॉट्स डालोगे तो नेगेटिव वाइब्रेट करेंगे, और जब नेगेटिव वाइब्रेट कॉन्स्टेंटली करेंगे वहाँ से कैंसर जैसी बीमारी शुरू होती है। और वो तो बहुत बात की बात है, उससे पहले डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, बाकी चीज़ें वहाँ से शुरू होती है। टेल मी, कोई टेस्ट होता है क्या, कोई टेस्ट या कोई स्कैन जिससे पता चले कि मेरी बॉडी अंदर से कितनी ख़राब हो गई है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, या कितना मैं बर्नट आउट फील कर रहा हूँ, उसका कोई टेस्ट होता है? सो टेस्ट तो मतलब ब्लड टेस्ट तो होते ही है, लाइक कंप्लीट ब्लड काउंट, और उससे स्ट्रेस पता चल जाएगा? स्ट्रेस पता नहीं चलता। अगर स्ट्रेस पता करना है तो एक 24 आवर मॉर्निंग कॉर्टिजोल लेवल्स होते हैं। तो जब आप ये मॉर्निंग का 24 आवर्स कॉर्टिजोल लेवल कराते हो 8 AM मॉर्निंग का खाली पेट सुबह सुबह, तो ये कॉर्टिजोल लेवल बताता है कि सुबह सुबह कॉर्टिजोल लेवल कितना जा रहा है, एंड इट्स अ कॉर्टिजोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। ये हार्मोन जब आप टेस्ट कराओगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने स्ट्रेस एनवायरनमेंट में रह रहे हो। बट आइडियली द बेस्ट थिंग इज गेट योर स्टूल टेस्ट डन, गेट अ गट माइक्रोबायोम टेस्ट डन। जब आप गट माइक्रोबायोम टेस्ट कराते हो तो जनरली जब भी आप स्ट्रेस में रहते हो ना, आपकी गट की माइक्रोबायोम लेवल्स हटते जाते हैं, और ये गट माइक्रोबायोम टेस्ट आपको ये बताता है कि आप कितने स्ट्रेस में हो और कितना स्ट्रेस आप डील कर सकते हो, और क्या आपको गट की रिकवरी की ज़रूरत है या नहीं है। जब स्ट्रेस बढ़ेगा गट के माइक्रोबायोम्स ख़त्म होते जाएंगे, और यही ज़रूरत है, आप गट माइक्रोबायोम टेस्ट कराओ सो दैट यू नो कि क्या ये स्ट्रेस और आपकी गट की माइक्रोबायोम को ख़त्म कर रहा है या फिर उसको बेहतर कर रहा है। हाउ मच इज गुड स्ट्रेस लेवल? इज देयर सम ब्लैंकेट रूल? नहीं, देयर इज नो लेवल्स जहाँ पर आप ये कर लो कि हाँ दिस इज अ गुड स्ट्रेस, दिस इज अ बैड स्ट्रेस। सैडली ऐसा कोई मार्कर या स्केल नहीं है, बट हेल्थ स्केल जो मैंने आपको बताया, सो दैट हेल्थ स्केल इज 1 to 10 इज समथिंग जहाँ पर यू कैन एक्चुअली जज कि लाइफ में कहाँ पर किस तरीके से कौन से लेवल पर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो और कहाँ पर हो। इज इट, क्या हम ह्यूमंस वायर्ड हैं स्ट्रेस के लिए? 100%। हम लोग, हमारी जो एंशिएंट जो चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, हम लोग शुरू में हंटर गैदरर्स थे, और या तो हम शिकार ढूंढते थे ताकि हमें खाना मिल जाए, या फिर हम शेर और चीतों से बचते थे कि कोई हमारा शिकार ना कर ले, राइट। तो हम हमेशा वो फाइट और फ्लाइट मोड में रहते थे, या तो लड़ लो या फिर भाग जाओ, और वो ही अंदर चला आ रहा है हमारे जीन्स में, और जेनेटिकली आज भी वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे उसका रेसिड्यू है, वो रेसिड्यू हमारे अंदर रह गया है, विच इज कॉल्ड एज एन रेसिड्यू ऑफ स्ट्रेस। फाइट और फ्लाइट मोड हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, शुरू में जो जंगल राज चलता था और जब जंगलों में हम शिकार ढूंढते थे, हंटर गैदरर्स तो थे ही हम, तो वो या तो हम शिकार ढूंढते थे और सोचते थे कि किस तरीके से शिकार करके हमें खाना मिल जाए, या फिर हम भागते थे या बचते थे, और भागते थे या शिकार करते थे। सो वो शिकार, वो आज वो रेसिड्यू रह गया है, और ये फाइट और फ्लाइट मोड थ्रू आउट चला आ रहा है, और दिस हार्मोन इज एड्रेनालिन। तो गुड एड्रेनालिन इज गुड जहां पर आप पीक परफॉर्म करोगे, लगातार बैड परफॉर्म करोगे। क्या डिफरेंस है एंशिएंट स्ट्रेस में और मॉडर्न स्ट्रेस में? क्योंकि एंशिएंट तो चलो ये आपने बता दिया कि इट वाज ऑलवेज कि या तो मैं शिकार करूँगा या मैं भागूंगा और छुपूंगा, तो हर चीज़ जो भी मुझे थोड़ा सा भी डेंजरस लगेगी उस पर मैं खुद को बचाने के लिए जो करते बने वो करूँगा, राइट। या तो अटैक करूँगा, बचूंगा, व्हाटएवर, बट जो मुझे हानिकारक लगेगी, जो थोड़ा सा भी मेरे को लगेगा कि मुझे मार देगी, मैं मर जाऊँगा, उसके लिए मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेगी। इट्स लाइक एवोल्यूशनरी हमारे अंदर वो आ चुका है सालों से। ये एंशिएंट स्ट्रेस था, सिर्फ इसीलिए होता था। मॉडर्न स्ट्रेस क्या है? फोन्स, सबसे बड़ा फोन्स, सोशल मीडिया। यू हेट फोन्स, राइट? आई हेट फोन्स। मैं वो छोटे फोन वाला इंसान हूँ, नोकिया 3310 वाला। लास्ट टाइम भी फोन्स पे बहुत सो मैं वो छोटा वही फोन्स वाला हूँ जहाँ पर सोशल मीडिया समथिंग। अगर आप मेरे जिन लोगों के पास मेरे नंबर्स हैं तो वो देखते होंगे कि व्हाट्सएप पे मेरे लिखा रहता है, आई डोंट चेक व्हाट्सएप, प्लीज कॉल मी, बिकॉज आई एम दैट ओल्ड स्कूल जहाँ पर फोन करो, बात करो यार। तो मॉडर्न स्ट्रेस इज फोन एंड modern stress is phone. Modern stress is being present but not present. Modern stress is interesting question. being present but not being present. Explain more. You know, मुझे कल एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि हम ह्यूमन बीइंग्स थे, हम ह्यूमन डूइंग्स हो गए। हाँ, हम बीइंग है ही नहीं, अब हम सिर्फ करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मैकेनिकल हो गया समथिंग। इवन अगर हमारा फ्री टाइम है तो हम उसमें भी कुछ देख रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। देयर इज अ
innate restlessness जिससे हम addict हो गए Yes. और हम being नहीं, like we're just not at ease with ourselves. हाँ, और ये प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज हम लोग मेंटली हैं, अवेयर ही नहीं है. कोई भी अगर खाली बैठा हुआ है उसके पास एक ईजी तरीका है, फ़ोन उठाता है, लग जाता है. 2 लोग बैठे हैं, एक ने बोला सॉरी मैं ये फ़ोन उठा लूँ कि ज़रा सुनकर आ जाऊँ, एंड वो उठ के गया. अभी खाली बैठा हुआ क्या कर रहा है? बोर्डम खत्म हो चुका है. पहले हमें बोला जाता था कोई बात नहीं, बोर हो रहे हो जाओ, फ़ोन नहीं है. बिकॉज अब खेलते हुए मम्मी मैं बोर हो गया हूँ, क्या करूँ, कोई बात नहीं, हो जाओ बोर. अब वो बोर्डम खत्म हो चुका है. अब वो बोर्डम आ गया है दीज शाइनी वाइट ऑब्जेक्ट्स जो चमकीली स्क्रीन्स हैं. स्क्रोल 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 स्क्रोल, और वो जितना भी आप स्क्रोल कर रहे हो, जितना भी आप फीड्स कर रहे हो, यहीं से ही स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है. एंड यू आर प्रेजेंट बट नॉट प्रेजेंट. और केवल वो ह्यूमन डूइंग्स शुरू हो गई हैं. ये करना है, 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 बट क्या करने आए हो वो नहीं हो रहा. दैट इज लैकिंग. You said कि हम लोग वायर्ड हैं बायोलॉजिकली, एवोल्यूशन के हिसाब से स्ट्रेस के, बट वो सब फिजिकल डेंजर्स थे. आज ऐसा क्यों होता है कि जो फिजिकल डेंजर्स नहीं है, साइकोलॉजिकली भी अगर हमारे साथ कुछ होता है वो भी स्ट्रेस बन जाता है? व्हाट हैज़ चेंज्ड? पहले तो सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स होती थी कि चलो देख रहा है फिजिकली कोई डेंजर है तो इट्स ओके, बट आज थोड़ा सा किसी ने मेरे को टोक दिया, नैक कर दिया, बुराई कर दी, मैं फेल हो गया, या मैंने बार बार किसी ताने सुन लिए, गालियाँ सुन ली, किसी ने मुझे हरा दिया कहीं पे, ये सब चीज़ें भी बिकम्स अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, राइट? यस, बिकॉज होता क्या है कि हर कोई अपने मन में एक बेंचमार्क बना लेता है कि मुझे ऐसा परफॉर्म करना है, और हर कोई दूसरे को प्लीज करने के लिए एक आर्टिफिशियल सेल्फ बन गया है, वेयर दे आर नॉट देयर नेचुरल सेल्फ्स. अपनी नेचुरल इमेज, जैसे हम 3 घंटे बात कर रहे हैं तो 3 घंटे में यू वुड कम टू नो कि मैं क्या सही हूँ क्या गलत हूँ, राइट? एंड आई वुड ऑल्सो कम टू नो कि दिस इज दैट आर्टिफिशियल सेल्फ एंड दिस इज दैट नेचुरल सेल्फ. हाँ. जब आप नेचुरल सेल्फ में रहते हो ना, तो आप हमेशा वही बोलते हो जो आप नेचुरली बिलोंग करते हो, राइट? लोग वो आर्टिफिशियल सेल्फ में आ गए हैं, और जब इस आर्टिफिशियल सेल्फ और नेचुरल सेल्फ में डिस्पैरिटी होती है ना, वहाँ पर आपको चीज़ें बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं. जब आप जो चीज़ें करते हो लोगों को खुश करने के लिए, जब आप वो जो चीज़ें करते हो जहाँ पर आपकी फेवर में चीज़ें नहीं हो रही, तो वो आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है. टेल मी 5 साइंस, 5 ऐसे साइंस कौन से होते हैं? आपने फिजिकली तो बता दिया, इमोशनली ऐसे 5 साइन कौन से होते हैं जिससे ये पता चले कि इंसान स्ट्रेस्ड है बट इग्नोर करते जा रहा है? रेस्टलेसनेस सबसे पहला, बहुत ज़रूरी. बहुत ही फिजिटी रहेगा, बहुत ही घबराहट में रहेगा, हर काम जल्दी जल्दी करेगा, वो ऐसे नकल्स को ऐसे मूव करना, ऐसे करना बार बार, वो घबराहट रहेगी उसको. दैट्स 1. नंबर 2, किसी भी बात पे रिएक्ट करके गुस्सा कर देना, एग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा, और छोटी सी बात लेकिन रिएक्ट ज़्यादा किया, दैट मीन्स वो इमोशनल स्ट्रेस में है. नंबर 3, उसको लगेगा कि किसी भी चीज़ को अगर किसी ने कुछ बोला उसको बुरा लग गया, फील कर गया, हर छोटी बात बुरी लग गई, या तो रो दिया या फिर गुस्सा हो गया. दूसरा था एग्रेसिव, बट दिस वर जहाँ पर उसको छोटी से छोटी बात बुरी लग जा रही है, इमोशनल स्ट्रेस, उसको देख के पता चल जाएगा हाँ यार ये इमोशनल स्ट्रेस में है. नंबर 4, जहाँ पर कोई भी काम करने के टाइम पर ही इज जस्ट एंटिसिपेटिंग द आउटकम, नॉट एंटिसिपेटिंग द आउटकम, मतलब उसको ये नहीं लग रहा कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा एंड ऑल दैट, वो उसको डर लग रहा है कि अगर गलत आ गया तो, व्हाट इफ्स में जिएगा, व्हाट इफ ये हो गया तो, व्हाट इफ अगर ऐसा हो गया तो. पेसिमिस्ट, बुरा सोचना, नेगेटिव सोचना. एंड नंबर 5 आई वुड से, नंबर 5 आई वुड से, Do you think irritation is a thing? इरिटेशन. नंबर 5 इज इरिटेशन. हर चीज से चिड़चिड़े, हर चीज में चिड़चिड़ा होना, बार बार किसी भी चीज़ से बुरा मान जाना, चिड़चिड़ापन करना, और खाना खाने में ध्यान नहीं देना, कुछ भी अगर बोल दिया तो बहुत ही रूडली जवाब देना, कोई अगर आपसे मिलने आया आपने उसको देखा भी नहीं और चिड़चिड़ेपन में जवाब दे दिया. सो नंबर 5 इज इरिटेशन. I've noticed one more thing which is happening with Gen Z because of stress and because of a lot of things that is going on in their life. So Gen Z are going through this thing called emotion anesthesia, which means they've gone through certain events very early on in their life, which has made them numb now. So now happiness doesn't feel like happiness, sadness doesn't feel like sadness, they're just numb. So even if they dance at some wedding,
internally they are like, yeah, it's okay, it's not giving them happiness. Something big happens in their life, it's not giving them happiness. Something bad happens in their life, they're not feeling the pain. Physically they get hurt, they're just numb, they're not feeling anything, because something in childhood or something in their early years happened with them. Maybe a breakup with some person who they thought was alive, maybe something with their parents where parents got divorced or parents started fighting, or something in childhood they saw. They got so numb at that time that emotionally now any emotion that they experience through the external world, they're not feeling it. They've gotten extremely numb and lonely, and they've gotten expressionless. Everything for them is, yeah, it's okay. Like nothing matters, fine, so what? Ye hua, so what? Ye hua, so what? Like they've gotten emotionally numb. Yeah. Because of some level of emotional intensity which has happened in their life. Don't you think so? Ki Yes. apart from just Yes. irritation and things, बहुत लोग ऐसे हो गए कि उन्हें कुछ फील ही नहीं होता, खत्म, nothing. एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और ये PTSD है, जहाँ पर वो जो ट्रॉमा जो बचपन में हुआ, किसी बच्चे ने देखा कि उसके पापा अपनी मम्मी को मार रहे हैं, या फिर किसी ने अगर देखा कि किसी का ब्रेकअप हुआ जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दिया, या फिर कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर जो बच्चे हैं जिनकी ब्रोकन मैरिजेस से बाहर निकले हैं, उन्हें हस्बैंड एंड वाइफ ने तो डिसाइड किया कि हाँ वी हैव कम आउट ऑफ इट एंड हम लोग एज अ फ्रेंड रहेंगे, बट बच्चे के बारे में नहीं सोचा उस बच्चे का क्या होगा. उन्हें कहा बेटा पापा एंड मम्मी वुड बी लिविंग सेपरेटली, which is fine. They thought that kid would take out of it and come out of it without even feeling कि वो emotionally break हो गया है. वो बोलेगा हाँ ठीक है, it's absolutely okay. But वो जो post traumatic stress disorder है, ट्रॉमा फिजिकल ट्रॉमा हमेशा नहीं होता, ट्रॉमा एक्सीडेंट ही हमेशा नहीं होता, ट्रॉमा मेंटल ट्रॉमा भी होता है. आज ये जो बड़े बड़े ट्रॉमा सेंटर्स खुले हुए हैं ना, जहाँ पर एक्सीडेंट के बाद लोग जाते हैं, मेंटल ट्रॉमा सेंटर्स खुलने चाहिए जहाँ पर लोग हीलिंग करने जाएं. वो हीलिंग नहीं होती, और वहाँ पर वो बच्चे नम हो चुके होते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द जेन जीज, जेन अल्फाज आर लाइक दैट, जहाँ पर वो नम हो चुके हैं. ब्रोकन मैरिजेस के बाद डजंट मैटर, लव फॉर देम इज हाँ ठीक है, इट्स ओके. ब्रेकअप के बाद इट इज एब्सोल्युटली ओके. गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, हाँ इट्स एब्सोल्युटली ओके. उसके बाद वो दे जस्ट ट्रीट देम लाइक एनीथिंग. तभी आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ देम, कई लड़के जो ब्रेकअप के बाद दे बिकम फ्लर्ट्स. द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज उन्हें फिर इमोशंस का फर्क ही नहीं पड़ता. दे फील कि हाँ इस गर्ल को चीट कर दो, डजंट मैटर. फॉर देम चीटिंग इज दैट न्यू नॉर्मल, एंड दे फील कि हाँ कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज डेंजरस. What's the fix for it? The fix for it is heal yourself, heal your past, heal those traumas, get into that healing जहाँ पर speak it out. किसी अच्छे दोस्त के साथ, किसी अच्छे पार्टनर के साथ, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका दोस्त का, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज सामने वाले को रियलाइज़ नहीं होता वो ऐसा क्यों कर रहा है, बट उसके सपोर्ट सिस्टम को पता रहता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है. लॉजिक में मत जाओ कि क्या हुआ है. इस वीडियो के बाद शायद उन लोगों को मदद मिल जाए जहाँ पर जो लोग परेशान होते हैं और जो लोग इस तरीके का बिहेव कर रहे होते हैं. गेट देम इनटू अ सपोर्ट सिस्टम, टॉक टू देम, गेट इनटू दैट हीलिंग. इफ यू नीड अ थेरेपिस्ट, गो फॉर अ थेरेपिस्ट, टॉक. कई बार लोगों को पता भी नहीं होता, नहीं पता होता. they don't know. कभी उनके साथ कुछ हो गया होगा और उसका रिएक्शन उनके बिहेवियर में 5 साल 7 साल बाद आता है, 10 साल बाद आता है. They don't even know. Do you think कि brain forgets stress but body keeps account? Brain never forgets stress. जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा ब्रेन का थिंकिंग पार्ट है, वो हमेशा याद रखता है, बट उसके ऊपर लेयर्स चलती जाती हैं, और ऊपर की लेयर में वो सबसे फ्रेश मेमोरी रहती है जो उसकी साथ घट रही है, जो उसके साथ है. बट डीप विद इन द बॉडी वुड ऑलवेज रिमेंबर इट. और बॉडी हमेशा याद रखेगी, हमेशा याद रखेगी. द बॉडी हैज योर मेमोरी, बॉडी वुड ऑलवेज कीप इट, गट वुड ऑलवेज रिमेंबर इट. आपके गट को हमेशा याद रहेगा क्या ट्रॉमा हुआ था, क्या स्ट्रेस का प्रीवियस वो हुआ था. तभी जाकर आगे लोगों को गट के इश्यूज होते हैं, तभी लोगों को जाकर हार्मोनल इश्यूज होते हैं. वाई? बिकॉज दे हैड अ ब्रोकन फैमिली बिफोर. वाई? बिकॉज दे हैड अ ब्रोकन रिलेशनशिप बिफोर. और कई लोग जो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं ना, वो स्ट्रेस ईटिंग और कुछ नहीं है, दैट हाइपरबोलिमिया, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ PTSD, जो पुराना स्ट्रेस हुआ. और उन लोगों को पता ही नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़े हैं, परेशान हैं. उनके लिए नॉर्मल है ये.
रियलाइज नहीं हो रहा कि पहले क्या हुआ था, उसको जाके हील करो, उसको जाके बाहर, उससे बाहर निकलो। दैट्स इंपॉर्टेंट। कोई अगर ये देख रहा है तो उसको खुद को कैसे रियलाइज होगा कि यार मैं ये सब चीज़ें जो गलत कर रहा हूँ, मे बी पास में कोई प्रॉब्लम है? हर किसी को अंदर ना इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। सो कैंसर की शुरुआत यहीं से होती है, जब पुराना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ट्रॉमा होता है जो अनहील्ड हुआ, वो फाइनली आगे चल के कैंसर का रूप ले लेती है। क्या बात कर रहे हैं? यस, दैट्स अ फैक्ट। अनहील्ड ट्रॉमा लीड्स टू कैंसर। अनहील्ड ट्रॉमा लीड्स टू कैंसर। कई लोग हैं जिन्होंने, जब कैंसर डायग्नोज हुआ, मेरे पास आए कंसल्टेशन करने के लिए और मैंने पूछा कैसे शुरुआत हुई। डॉक्टर साहब, मैं तो हमेशा से मैंने अपना ध्यान रखा है, मैं सात्विक खाना खाता हूँ, समय पर सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी कैंसर हो गया, और अच्छी लाइफस्टाइल जिया, फिर भी कैसे कैंसर हो गया। जब उनका पास्ट डिग इन किया जाता है तब देखा जाता है कि उनका फादर उनकी मम्मी को उनके सामने मारता था, एंड ही यूज्ड टू सी ऑल दैट, और उसको हटा देता था, और उसके फादर हमेशा उसकी मम्मी को मारते थे पुराने टाइम पे, एंड वो उसके पास आगे मेमोरी चलती रही। उसने उसको कभी हील ही नहीं किया, बड़े होने के बाद भी स्टॉप नहीं किया, और चलता रहा ये। बट उसके कभी अपने फादर को बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई कि ये गलत है जो हो रहा है। 16-18 साल में इतनी अकल तो आ जाती है कि जो पापा कर रहे हैं गलत है, कभी जाकर बोला ही नहीं। और वो आगे चल के जब 62 का हुआ, आपने रूटीन फॉलो किया, सात्विक खाना खाया, पूजा पाठ करी, सुबह 4 बजे उठे, सारी आपने सब कुछ किया, बट उसके बावजूद कैंसर डायग्नोज हुआ 62 ईयर्स में। सोचो, पास्ट में किया, बचपन में देखा हुआ ये ट्रॉमा थ्रू आउट चलता रहा। 5 सिटिंग लगे मुझे ये चीज़ बात निकालने में, तब जाके पता चला, एंड दैट्स वेयर आई गॉट टू नो द रूट कॉज दैट लेड टू कैंसर। अनहील्ड ट्रॉमाज डेंजरस हैं आपके लिए, चाहे वो मेटाबॉलिक इश्यूज दें, शुरू के हिंट्स दें, आपके पीरियड्स को रेगुलर कर दें, या आपके गट इश्यूज दे दें, या फिर आगे चल के गॉड फॉरवर्ड अगर आपने उसको भी इग्नोर कर दिया, कैंसर का रूप ले लिया। अनहील्ड ट्रॉमा, ये जो आपने इंसिडेंट बताया कि एक पेरेंट ने दूसरे पेरेंट को मारा, या बचपन में फादर एब्सेंट थे, बच्चे के लिए कभी अवेलेबल ही नहीं थे, कभी मदर बहुत नैगिंग थी, बात बात पे टोकती रही थी, तू कैसा है, तू कैसी है, तू तो ये, तू तो वो, राइट? या दोनों माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते थे, ये सब कैन बिकम ट्रॉमास। या इवन फर्दर वेरी कॉमन विच इज़ वेरी सैड कि फैमिली में किसी अंकल ने किसी गलत तरीके से लड़के को छुआ या लड़की को छुआ, राइट? सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड अब्यूज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बहुत सारे लोग जो इसको देख रहे हैं उनके साथ हो चुका होगा ये, और देख चुका होगा, वो बचपन में देख चुके होंगे, बट आज वो बहुत हेल्दी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, वो सब अपने पास में छोड़ चुके हैं। Do you think they're unhealed? They're unhealed. They are unhealed, and they need to get that healing done. They have to get that, जो भी पुरानी मेमोरी है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको हील करने के लिए, with complete love and respect, I would like to say it. Please go and get that healing done. कहाँ कर सकते हैं ये? You can get it done anywhere. Can they come to you? They can come to us. We have psychological counselors. We have therapists on board. सब लोग हैं. For healing. For healing. बिकॉज हमें कहीं ना कहीं, सो वी आर कैंसर हीलर्स, हम लोग हील करते हैं, एंड वी हील कैंसर। तो बट एक प्रीकर्सर स्टेज होता है जहां पर कैंसर डायग्नोज नहीं हुआ और आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। हील दैट ट्रॉमा, वो जो पुरानी चोट है, वो जो पुराना अंदर चला आ रहा है, खत्म कर सकते हो। वी हैव अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट 100 काउंसलर्स अक्रॉस इंडिया, 20 सेंटर्स। हील दैट वूंड। इफ यू कैन हील दैट वूंड, यू कैन, बिकॉज कहते हैं ना कि टू हील दैट वूंड यू हैव टू फील दैट वूंड। देखो वो क्या है जो अंदर छुपा बैठा है, बाहर निकालो उसको। अभी नॉर्मल है, 30 साल पहले हुआ था, मामा ने मुझे गलत छुआ था, हील इट। याद तो है ना, बात तो की ना, तो अगर बात करी तो कहीं ना कहीं तो है, सेल में कहीं ना कुछ तो चेंज लाया होगा। सेक्सुअल अब्यूज को, चाइल्ड अब्यूज को, उसको हील करना जरूरी है। कैन पीपल डू समथिंग एट देयर होम? घर पे अगर कोई बैठ के देख रहा है, कुछ वो कर सकते हैं हील करने के लिए, स्टार्ट कर सकते हैं कि इट रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल? इट जनरली रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल, लेकिन अगर एक सिंपल करना चाहो तो एक ड्रम लो, ठंडा पानी लो, बर्फ भर दो उसमें, एंड टेक दैट आइस बाथ। दैट बॉडी, वो जो शरीर होगा आपका, वो एक ऐसे फिजियोलॉजिकल लेवल पे जाएगा जहां पर आइस बाथ में आपके जो रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, गेट इनटू दैट इमोशन मोड, जहां पर वो सारे इमोशंस आप निकाल डालो। कितनी देर बैठना चाहिए? डिपेंड करता है कि किस पर्सन को, मतलब कितनी कैपेसिटी है, बट एटलीस्ट आपकी नॉर्मल, उससे अगेन
It requires someone's supervision. It is not something जहाँ पर you can try it at home. एक mental health phenomena के लिए एक ice bucket challenge आया था. It was to treat for certain awareness that was there. But वो ice bucket challenge एक hint दे रहा था कि जब आप ice bucket challenge लेते हो तो you feel that जो भी आपके पुराने wounds हैं ना वो बाहर निकलते हैं. वो healing शुरू होती है. आपके cell healing पे चले जाते हैं. वो ice bucket जो बड़े से ड्रम में पानी भरकर आइस से भरकर जब आप उसके अंदर जाते हो ना आप अपने सारे रिप्रेस्ड इमोशंस बाहर निकालते हो. बट अगेन इट रिक्वायर्स समवन सुपरविजन. बट हाउ लॉन्ग शुड यू डू इट? आई वुड से एटलीस्ट 1.5 2 minutes 3 minutes जितना आप कर सको. आई कैन डू इट फॉर 5 minutes. सो डिपेंड्स अपॉन. क्रायोथेरेपी चैम्बर्स करते हैं. नहीं नॉट एवरी डे. एटलीस्ट once in a week, once in a month. क्रायोथेरेपी में जब आप वर्कआउट करते हो तो यू गो फॉर दोज क्रायो चैम्बर्स ना. सो वैसे ही ये एक तरीके से देसी क्रायो चैम्बर है जहाँ पर एटलीस्ट बॉडी को उस हीलिंग स्टेज पे लाओ जहाँ पर हर एक सेल आपका रिपेयर हो, हर एक सेल आपको लॉन्जिविटी की तरफ ले जाए. डू यू थिंक कि कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड इसलिए भी रहते हैं क्योंकि प्रॉबेबली उनके माँ बाप ज़्यादा स्ट्रेस्ड है? इज़ इट पॉसिबल कि जेनेटिकली या जनरेशनल ट्रॉमा जिसको बोलते हैं या ये पास ऑन होता है कि मॉम डैड को था तो बच्चों को भी होता, और इज इट समथिंग लाइक दैट? ओके, सो एक एक्रोनिम है, ये अगर आप फॉलो कर लोगे सो आप स्ट्रेस को हमेशा फिगर आउट कर सकते हो कि कहाँ पर ये स्ट्रेस कहाँ से आया है. एंड दैट एक्रोनिम इज PENAM, PENAM. ओके, सो नंबर 1 इज पेरेंट्स. बचपन में आपने माँ बाप को स्ट्रेस में देखा कि अरे यार मेरे पापा ऐसे काम करते हैं और ये इस तरीके से होता है. वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप एब्जॉर्ब करते हो. एक कंसेप्ट होता है इमोशनल कंटेजियन, राइट? जब दूसरा जैसे रिएक्ट करता है वो कहीं ना कहीं आप एब्जॉर्ब करते हो. मैं खुश हूं तो आप भी खुश हो जाओगे. yes. और आप दुखी हो तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा. 100%. राइट? सो लाइकवाइज जो हमारे पेरेंट्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो कहीं ना कहीं हम उसी को आगे जेनेटिकली और थ्रू इमोशनल कंटेजियन वो हमारे अंदर भी एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है. सेल्स याद रखते हैं. E इज एनवायरमेंट. किस एनवायरमेंट में आप हो, वेदर इट वॉज अ स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट, मार पिटाई वाला, या फिर हम्बल जॉयफुल एनवायरमेंट जहाँ पर यू आर ऑलवेज इन टू दैट पॉजिटिव जॉय के साथ आप जी रहे हो. देन N इज न्यूज़, न्यूज़ एंड मीडिया. आप कौन सी न्यूज़, आपको न्यूज़ में केवल नेगेटिव सेल होता है. 90% नेगेटिव ही होता है यार. और वहाँ पर केवल नेगेटिव सेल्स, नेगेटिविटी सेल्स, और जितना आप डरते हो फियर सेल होता है. राइट? सो इस न्यूज़ में जितने लोग सुबह उठकर पेपर, पॉडकास्ट, जो भी नेगेटिव सुनना होता है rather than something positive, नेगेटिव सुनते हैं. राज शमानी से सीख लें या तो इस पॉडकास्ट सुनकर सुबह सुबह, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ देखकर अपने आप को लो कर लें. एज एसोसिएशंस, आपके यार दोस्त. यू बिकम वन ऑफ द 5 people you walk around with. राइट? सो चूज योर फ्रेंड्स वेरी केयरफुली. सो एसोसिएशंस इज आपके आसपास कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं. अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपके साथ 5 लोग वो कौन से हैं जिनके साथ आप ग्रो कर रहे हो या फिर आप वर्स जा रहे हो, सुट्टेबाज बन रहे हो या फिर लर्निंग करते हुए शाम को फुटबॉल क्रिकेट खेल रहे हो, यू नो, और probably going to the gym or probably working out together or journaling together or meditating together. And then M is media. Media again जहाँ पर ओवरऑल आप कहाँ पर क्या क्या चीज़ देख रहे हो, whatever that you are looking around, whatever is there, are you absorbing the positive thing or are you absorbing the negative thing? For me, my media is break the cage, break your shackles of thinking, break your this thing. So ये मेरे लिए absorption है. ये सारी चीज़ें स्ट्रेस लाती हैं. और ये आप जो पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा. अब इन PENAM में जब आप नेगेटिव जोन में रह रहे हो, इससे आपको बाहर निकलना है. अगर आप PENAM से बाहर निकल गए, आप स्ट्रेस को जीत लिया आपने. आपको कभी कैंसर नहीं छू सकता. और इस PENAM में फंस गए तो इसका नेगेटिविटी आपको एब्जॉर्ब कर लेगी कैंसर में. फिर आप ये मत बोलो कि कैंसर कैसे हो गया, हमने तो हमेशा अच्छा किया था, कैंसर कैसे हो गया. इसकी वजह से. You know, you spoke about emotional contagion, and recently मैं उसके बारे में काफ़ी पढ़ रहा था, and I found something very fascinating कि एक तो जो आपके सामने होता है, जैसा वो होता है, आप वैसे रिएक्ट करते हो, वो अपनाने लग जाते हो. आप स्माइलिंग हो, हंस रहे हो तो मैं भी वैसे रहूँगा. आप बहुत कंप्लेन कर रहे हो, चिड़चिड़े हो रहे हो तो मैं भी कंप्लेन, आप मेरी एनर्जी ड्रेन कर दोगे. राइट? देयर इज़ वन मोर लेयर टू इट कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो भी मैं कर लूँगा. एंड इमोशनल बॉन्डिंग एंड स्ट्रेस दोनों लेफ्ट आई से राइट आई में ट्रांसफ़र होता है. इंटरेस्टिंग.
And this Interesting. is one of the top stress doctors in the world, and she was talking about it कि जब भी आप बच्चे को अपनी लेफ्ट आई से राइट आई में उनको देखते हो, एंड सबकॉन्शियसली सब करते हैं, बट कॉन्शियसली भी अगर आप देखते हो तो इमोशनल बॉन्ड उसको वार्मथ ज़्यादा फील होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको ज़्यादा क्लोजर फील होगा, वो इमोशनल आप बॉन्ड बनाओगे. डेट्स पे भी लोग ज़्यादा अगर ये करते हैं तो देन यू फील मोर क्लोजर, आई टू आई जो गेज बोलते हैं. यू ऑलवेज नोटिस सबकॉन्शियसली आप लेफ्ट से राइट में देखते हो, एंड देन द इमोशनल बॉन्ड गेट्स बेटर. सिमिलरली अगर आप स्ट्रेस्ड हो एंड यू आर मेंटेनिंग एन आई कॉन्टैक्ट विद समवन, वो कंटेजियस होता है, लोग इधर से उधर जाते हैं. एंड टू मी दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग. इसमें पूरा मतलब आई वाज नॉट एबल टू रीड कंप्लीटली एंड टू एंड, बट जस्ट दिस वन पैराग्राफ अमेज्ड. Wow. You were also telling in the briefing about कि एक 10-day baby था जिसको उसकी मदर से कैंसर हुआ. Yes. What was that story? Okay. So जो हमारे पास यंगेस्ट पेशेंट आया है वो 10 दिन का था. 10 दिन का है. अब तो खैर क्योर हो गए, बट जब वो आया था, डायग्नोज हुआ था, ही वॉज डायग्नोज विद ब्लड कैंसर, और वो 10 दिन का था. एंड 10 दिन के बच्चे से आप कुछ पूछ नहीं सकते कि कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ. एंड पेरेंट्स आए, पेरेंट्स के जब आपने पूछा और इंट्रोस्पेक्ट किया, सारी केस टेकिंग हुई, सो देन वी डिस्कस ऑन 1-to-1. और जब हमने 1-to-1 डिस्कशन किया तो 1-to-1 में पता चला कि हस्बैंड का अफेयर चल रहा था. एंड जब ये लेडी प्रेग्नेंट थी तो हस्बैंड का अफेयर था, और लेडी को पता चल गया कि उसका हस्बैंड का ऑफिस में अफेयर चल रहा है. एंड उसके अफेयर की खबर उसको मिल गई. जब वो ऑब्वियसली उसने डिसरिगार्ड किया बिकॉज दे वर नॉट हैविंग सेक्स विथ ईच अदर और व्हाटएवर, बिकॉज शी वाज इट्स ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग. सो उसने उसको मारना शुरू किया. एंड ही यूज्ड टू एक्चुअली स्लैप हर. एंड वो रोती रहती थी, दुखी रहती थी, परेशान रहती थी. अब ऑब्वियसली वो ज़्यादा वाइल्ड हो नहीं सकता था, बट वर्बल अब्यूजेस चलते रहते थे. हर अब्यूज़ या हर मार पिटाई हाथ की नहीं होती, कुछ वर्ड्स की होती है, और वर्ड्स की चोट आपके यहाँ लगती है, राइट. और वो जो वर्ड्स की चोट होती है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, वो जैसे आपने बताया, ब्रेन भूल जाता है लेकिन बॉडी याद रखती है, और बॉडी ने याद रखा, और वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई. तो जब आप नेगेटिव इमोशन में रहते हो, जब आप नेगेटिव ट्रॉमा में होते हो, जब आप ये सब झेल रहे होते हो, जहाँ पर इनफिडिलिटी चल रही है, जहाँ पर चीटिंग चल रही है, जहाँ पर हस्बैंड का अफेयर है और आपको दिख रहा है, बट कई लोग होते हैं जो अपने हस्बैंड का अफेयर या वाइफ का अफेयर देखते हैं बट बच्चों की वजह से चुप हो जाते हैं. ये कहीं ना कहीं आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होता है, और यहाँ पर बॉडी रिएक्ट कर जाती है. सिंस शी वॉज एक्सपेक्टिंग, तो वो सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस बच्चे में गए, और वहाँ पर गॉड फॉरबिड दिस वॉज बीन डायग्नोज्ड. 10 साल के बच्चे को कैंसर, 10 दिन के बच्चे को 10 दिन के बच्चों को कैंसर. यस. और ये प्रॉब्लम होती है, तभी कहा जाता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो केवल अच्छा सोचो, अच्छा देखो. अब इसमें वो कैसे अच्छा सोचे? क्योंकि उसका पीनैम एनवायरमेंट, ई इज एनवायरमेंट, सो एनवायरमेंट वाज रॉन्ग एंड दैट इज व्हाट कॉज्ड इट. सो इसलिए ज़रूरी है कि यू ऑलवेज हैव टू गेट इनटू दैट जोन जहाँ पर अगर नहीं हो सकता वो एनवायरमेंट अच्छा, चेंज योर एनवायरमेंट, कहीं और चले जाओ. वो भी तो नेगेटिव इफेक्ट ही करता है उसे. हाँ, वो कहीं ना कहीं इमोशनली तो उसको कैरी फॉरवर्ड होता, बट अगेन फॉर द आउटकम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन. वुड यू कॉल दिस ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा की फीटल प्रोग्रामिंग? इट्स व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि क्योंकि मम्मी को था और ट्रॉमा तो वो बच्चे का आया, कि जस्ट बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी और उसी टाइम पे ये सब हुआ, तो क्योंकि जो भी मदर एक्सपीरियंस कर रही होती है वो बच्चे को अफेक्ट करता है, वो फीटल प्रोग्रामिंग. इट इज़ फीटल प्रोग्रामिंग एंड इट इज़ फीटल मेमोरी. व्हाई? बिकॉज जो भी माँ के साथ हो रहा है वो बच्चे के साथ हो रहा है. तभी प्रेगनेंसी के टाइम पर वो सारी दवाइयाँ, वो प्रेगनेंसी के टाइम पर वो सारी जो दवाइयाँ होती हैं वो हर दवाई नहीं दी जाती क्योंकि बच्चे को असर करेगी. इसीलिए थ्रू दैट अम्बिलिकल कॉर्ड इट इज बीन कनेक्टेड. ऑल इमोशंस आर कनेक्टेड. सो इमेजिन इमोशंस ट्रैवल. अगर वाइब्स एंड फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल करती हैं तो वैसे ही इमोशंस भी ट्रैवल करते हैं. एंड फ्रॉम दैट थिंग इट इज बीन ट्रांसफर्ड इनटू द फीटस. इसलिए ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? जो आपने अपने पेरेंट्स की वजह से जो आपकी मेमोरी आई वो आपके उसमें नहीं है. पीएनएम में, PENAM में पेरेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है. ENAM है, उसको जरूरी है चेंज करना. That's what has to be changed. You spoke about environment. ये तो एक environment था. बहुत सारी इंडियन फैमिलीज होती है जहाँ पे बच्चों को ना सिर्फ नैक करा जाता है.
या कुछ ना कुछ बोला जाता है उल्टा सीधा कि अरे तू तो तुझसे नहीं हो पाएगा, या कुछ भी उनको ख़राब होता है तो अरे तू बहुत ज़्यादा सोचता है, तू छोड़ दे, राइट, या तू तो बेकार दिखती है, तुझे कौन शादी करेगा। जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है, बहुत मजाक में भी और नैक करने में, कंप्लेंट के में भी, चिड़चिड़ाहट में भी बहुत सारे ये पेरेंट्स और बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स करते रहते हैं। समटाइम्स मजाक में, समटाइम्स चिढ़ के, समटाइम्स इरिटेशन, आई डोंट नो व्हाट, बट दे डू इट, राइट। एंड हर उनकी जो फीलिंग होती है उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। थोड़ा सर दुख रहा है, अरे कुछ नहीं होता, छोड़, या कुछ उन्हें फील हो रहा है तो, या कुछ उन्हें करना है, अरे ये सब बकवास ऐसे छोड़, हर चीज़ पे उसे नैक किया जाता है। डू यू थिंक दैट बिकम्स टॉक्सिक एनवायरनमेंट एंड उससे कुछ ना कुछ बाद में होता है? कैन यू इमेजिन? सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। So there's this lady who came to me and she was diagnosed with breast cancer. और breast cancer था और stage 4 because liver में metastasis आई हुई थी. She came to me and she sat down और हमारा डिस्कशन चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। एक क्वेश्चन आया जहाँ पर पूछा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जो, so there was this lady who was 5 feet 7 inches, basketball player, very good, has been a state basketball player as well, a little dark and wheatish looking, and very beautiful, very good features, but a little dark complexion. Okay. और ऐसी बात चल रही थी तो उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरा कलर देखा आपने? आई वाज लाइक व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है? सो विद दैट डमी नेम आई सेड एक्स, क्या फ़र्क पड़ता है? सो शी सेड इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है। मैंने कहा मतलब? बोलते मैं जब छोटी थी ना, मुझे हर समय मेरे भाई लोग काली 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 बोलते थे, काली माँ, काली काली है तू, काली है। मुझे गिफ्ट में फेयर एंड लवली पकड़ाते थे, मुझे गिफ्ट में वो सारी फेयरनेस क्रीम्स पकड़ाते थे, एंड ये बोलते थे कि कैसे तेरी शादी कैसे होगी, तेरा कि ये कैसे होगा। इमेजिन, कलर पे उसको बोला जाता था। उसके भाई लोग चिढ़ाते हुए बोलते थे, खेलते थे उसके साथ, लेकिन खुशी खुशी में चिढ़ाते हुए बोलते थे, काली तू कैसी है। उसका नाम, सरनेम, निकनेम काली रख दिया। एंड दिस वॉज दैट ट्रॉमा दैट शी वॉज कैरिंग। इमेजिन। सो एवरी टाइम शी फेल्ट कि उसको अंडर कॉन्फिडेंस लगा कुछ भी करते हुए, उसको बीट करने के लिए वो स्पोर्ट्स में चली गई, और स्पोर्ट्स में जाते हुए शी बिकेम इनटू दैट टॉप स्टेट्स बास्केटबॉल प्लेयर, बिकॉज एक नेगेटिव था और उसको नेगेटिव को ख़त्म करना था उसके हिसाब से, बिकॉज उसको लगा कि कलर मतलब लड़कियों को तो गोरी ही होना है, तो ये मैं अगर काली हूँ तो आई एम नॉट समबडी जो बिलोंग टू द वर्ल्ड, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, और मेरे घर वाले भी तो कह रहे हैं ना कि मैं काली हूँ, तो शायद मेरे अंदर नेगेटिव है। इमेजिन वो जो थॉट प्रोसेस था वो करते 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 करते, एंड शी वॉज दैट, वो लंदन से रिटर्न होकर आई थी एंड शी स्टडीड आउटसाइड। शी न्यू दैट मैं इसकी वजह से ये सुनती आई हूँ, मैं इसको हील नहीं कर पाई, और आज बहुत लेट हो गया है। थैंकफुली शी इज क्योर्ड नाउ, लेकिन आई एम ग्रेटफुल टू हर कि शी न्यू दैट व्हाट वाज दैट इमोशनल रेसिड्यू दैट वाज रनिंग आउट, और वो जो चोट थी, वो जो टॉक्सिक थॉट था, वो लगातार चलता आया। इसमें उसकी कमी नहीं थी, उसके घर की कमी थी। वहाँ पर ये जो बोला जाता है ना, नाक किया जाता है, तेरे से नहीं हो पाएगा, अरे तू पागल है क्या। इवन लड़कों को तो ये तक बोला जाता है कि क्यों लड़कियों इधर रो रहा है, मतलब आपने बाय डिफॉल्ट मान लिया कि लड़कियां वीक है ना, तू पागल है क्या, तू रोएगा, लड़कियां रोती हैं। ये नॉर्मल हाउस होल्ड वर्ड्स चले आ रहे हैं, इसको तोड़ना ज़रूरी है, बिकॉज ये आगे चल के कहीं ना कहीं आपको फीडिंग कर रहा है टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक थिंकिंग, एंड देन फाइनली वर्स्ट cancer. There's a concept called somatic memory. Have you heard of it? Yeah. So somatic memory is, there are few people who get triggered by some incident. So let's say किसी ने बहुत जोर से चिल्लाया, somebody shouted in front of them, and automatically they get triggered. They didn't like it. Their body reacts. It's just not that they have started feeling danger, or it's not that they have started feeling something wrong or something which is happening with them. Just that event उनके आसपास अगर होता है तो उनकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है, बिकॉज चाइल्डहुड ट्रॉमा और ट्रॉमा इन द पास्ट इज नॉट जस्ट इन योर हेड, it's in your body, it's in your shoulders, it's in your everywhere, end to end, every cell, it's in your breath, your spine carries it, it's in your breath, it's in your breath. Yeah, so it's like that somatic memory is, बचपन में कुछ हुआ था, something happened with me in childhood, I still carry it, I don't even know, but I keep getting triggered. Sometimes somebody else get hurt, somebody physically gets hurt, and you start feeling your day gets bad. Sometimes
let's say you bang your head in your wall, I will start feeling the pain because childhood में maybe someday I must have banged my head and I start feeling that same kind of pain. So my body remembers that. Yeah. कोई भी पुरानी चोट आपको हमेशा याद रखती है. कभी किसी छोटे बच्चे की उंगलियां दरवाजे में पिट जाए, आपको याद रहेगा कि yes, that and you pain. had that pain कि अरे कार के दरवाजे पे मेरी आ गई थी, दरवाजे के हिंजेस पे मेरा उंगली आ गई थी, and you would remember, oh, it's painful. एंड वो एम्पैथी भी वहीं से डेवलप होती है. वो एम्पैथी भी डेवलप होती है, प्लस साथ ही साथ वो मेमोरी भी आपको याद रखती है कि हाँ ये पेनफुल है. एंड दैट्स वेयर एंड इट ट्रिगर्स, इट स्टेम्स इनटू बिगर थिंग्स आल्सो. कि अगर बचपन में व्हेन यू वर किड यू सॉ योर डैड हिटिंग योर मॉम और योर डैड शाउटिंग एट योर मॉम, then as you get older you can't tolerate anybody speaking out loud. Yeah. You can't tolerate anyone showing anger. You can't tolerate anyone raising their voice because it triggers you automatically. You don't even remember that maybe this happened when you were 5-year-old, and it just, you start associating that you have a problem with someone raising their voice. But ultimately it was just trauma as a kid, and that's a somatic memory that every piece, every cell of your body has remembered that memory. और दो चीज़ें होती है राज. जनरली अगर किसी में वेयर द हस्बैंड स्पीक्स लाउडर टू हिज वाइफ और बच्चे ने ये देखा कि पापा मम्मी से ऐसे बात करते हैं, सो एक मेमोरी ये होती है, एक लड़का ऐसा करता है जहाँ पर वो भी अपनी वाइफ से रूडली ही बात करता है बिकॉज दैट इज समथिंग व्हाट ही हैज़ बीन सीइंग इट समथिंग. और दूसरा हमेशा वो करता है कि ये चीज़ अगर हुई है, ये चीज़ मैं नहीं झेल सकता, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता. एंड ही वुड ऑलवेज बी दैट, he won't be that chauvinist male जहाँ पर he would always be polite, he would always be respectful, he would always ensure that the women are respected because somewhere down the line he has seen how it had happened in his childhood. तो एक हमेशा वो फॉलो करेगा जहाँ पर उसके फादर ने जैसे उसकी मम्मी को ट्रीट किया वैसे ही वो अपनी वाइफ के साथ ट्रीट करेगा, रूड, रफ, नॉट रिस्पेक्टफुल. और एक हमेशा रिस्पेक्टफुल रखेगा एंड ही वुड ऑलवेज फील बैड विद दैट सोमैटिक मेमोरी कि ये मैं नहीं झेल सकता, मैं किसी की चिल्लाने वाली आवाज़ नहीं सुन सकता, मैं प्लीज़ मेरे से ऐसे बात मत करो, मैं नहीं वो टॉलरेट हो सकता. सो दैट सेल वुड हैव दिस मेमोरी एंड दैट इज़ व्हाट डज द वंडर्स. अगर आपने इसको अच्छे से हील कर लिया तो आगे बढ़ जाओगे. We were also talking about stress, right? Do you think कुछ लोगों को स्ट्रेस एडिक्शन होता है? स्ट्रेस से एडिक्शन होता है? हाँ, like they seek stress. So with stress, so definitely cortisol up होता है, बट एक टाइप का डोपामीन भी आता है. Yeah. तो लोग जान पूछ के बस फुल टाइम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो स्ट्रेस सीख करते हैं. लाइक दे वांट द प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ, they want to be busy being they want to be busy, they always want to just take their stress. Maybe it's not even healthy. वो हेल्दी भी नहीं होता, बट लोगों को आदत ही होती है कि मुझे और करना ही है. जैसे उनको खाली नहीं रहा जाता ना, दे डोंट फील लाइक कि मुझे, दे डोंट वांट दोस टाइम्स जहाँ पर वो आइडल बैठेंगे. दे हैव दिस रेस्टलेसनेस कि नहीं, कुछ ना कुछ करते रहना है. हाँ. कुछ ना कुछ, एक कंपनी सक्सेसफुल बनाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी. सो देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड हेडोनिक एडाप्टेशन. हेडोनिक एडाप्टेशन मतलब जो चीज़ आप चाहते हो ज़िंदगी में, जब आपने वो अचीव कर ली, और सपोज अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आप वो गाड़ी लेना चाह रहे हो और आपने वो गाड़ी खरीद ली, कुछ टाइम बाद आपको पहले 1 महीने तक बहुत अच्छी खुशी रहेगी, दूसरे महीने वो खुशी नहीं रहेगी जैसे आपके डे 1 पे थी. आप उसके लिए दैट बिकम्स योर न्यू नॉर्मल एंड देन यू वुड क्रेव फॉर अ न्यू फीलिंग. तभी कहते हैं ना कि पीपल कीप रनिंग फॉर वट एवर दे वॉन्ट एंड देन वंस दे अचीव इट दे मूव टू अनदर. दूसरे पे भागते हैं, फिर दूसरी अचीव हो जाए, फिर तीसरे पे भागते हैं, बिकॉज वो सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं. सो ये कंसेप्ट होता है हेडोनिक एडॉप्टेशन का, जहाँ पर इट बिकम्स देयर न्यू नॉर्मल और वो उनके लिए नॉर्मल सी होती जाती है. अब इसका एक पॉजिटिव साइड है और इसका एक नेगेटिव साइड है. पॉजिटिव साइड जहाँ पर आपको फील हो रहा है कि यू आर ग्रेटफुल, यू मूविंग फॉरवर्ड एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव अचीव्ड. आपने जो लिया आप उसके लिए पॉजिटिव हो और आप ग्रेटफुल हो, शुक्रगुजार हो. इफ राज हैज डन सच सक्सेसफुल वर्क, यू आर स्टिल, you always remember that first office, first, कैसा किया था, क्या किया था, and you're grateful for that. But अगर ये आपके लिए नॉर्मल हो गया है कि हाँ ठीक है वो तो नॉर्मल था और आगे बढ़ गए, and you're forgetting about how well you have been doing, that becomes dangerous. That becomes dangerous. So continuous hedonic adaptation, but not respecting your past, not respecting your or being grateful for your past is dangerous. But ऐसे क्यों होता है कि कुछ लोगों को
पसंद होता है और ये नेगेटिवली भी अफेक्ट करता है. लाइक इफ़ यू हैव यू सीन क्लासिक एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द घर में, इंडियन हाउस होल्ड में, मिडिल क्लास, पापा खाली नहीं बैठ सकते. वो मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, फिर संडे को पंखे में कुछ करने लग जाएंगे, लाइट में कुछ करने लग जाएंगे. वो खुद प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे टू डू इट, क्योंकि उन्हें वो एक लेवल ऑफ स्ट्रेस क्रेव करते हैं. वो अनकॉन्शियसली दे वांट टू कीप फिक्सिंग समथिंग. इसी को बंद करना ज़रूरी है, उनको रेस्ट कराना ज़रूरी है. सो जितने लोग मंडे टू सैटरडे काम करते हैं उनके बच्चों को ये इंश्योर कराना पड़ेगा, बिकॉज उनकी ओल्ड स्कूल थिंकिंग में ये है कि काम करते रहो, अपने आप को बिजी रखो. अगर सैटरडे संडे ऑफ है या केवल संडे ऑफ है, गो आउट फॉर अ मॉल एंड डू शॉपिंग, गो टू अ स्पा एंड टेक अ मसाज. किसी मालिश वाले को बुला लो और पैर की मालिश करा दो. कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अपनी वाइफ को बुलाकर अपनी चंपी करा लो. डू एनीथिंग बट वर्क, रेस्ट, बिकॉज रेस्ट इज नॉट अ लग्जरी. वो अपने आप को लगता है अरे मैं रेस्ट कैसे कर रहा हूँ, मुझे तो काम करना है. बाय डिफॉल्ट उन्होंने अपने आप को प्रोग्राम किया हुआ है और सेल की प्रोग्रामिंग करी हुई है कि दिस इज समथिंग विच इज आई कैन नॉट बी मी, आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, विच इज रॉन्ग, विच शुड नॉट बी देयर. डू यू थिंक स्ट्रेस, बहुत लोग अपनी लाइफ ऐसे डिज़ाइन कर लेते हैं कि अनकॉन्शियसली उनका ब्रेन क्रेव ही करता है स्ट्रेस, और बहुत सारी चीज़ें फिर उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी उनको स्ट्रेस देती है. फॉर एग्जांपल, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको बहुत ही थ्रिलर और हॉरर और वो खतरनाक मूवीज़, साइको क्रेजी किलिंग मूवीज़ पसंद है. सेम मेन को बहुत वायलेंट मूवीज़ बहुत पसंद है, मार धाड़ बहुत पसंद है, एक्शन मूवीज़ बहुत पसंद है. डू यू थिंक वॉचिंग ऑल ऑफ दिस इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंटली आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहा है स्ट्रेस के लिए, कि दिस इज स्ट्रेस बस्टर? लोग बोलते हैं इसको स्ट्रेस बस्टर है. कुछ लोगों का जो भी अच्छा लग रहा है, whatever it is, I mean, if their body is requiring that dopamine to get into that zone जहाँ पर वो relax कर पा रहे, I think it's up to them. But generally, violence and gory affects your emotional level as well. वो कहीं ना कहीं आपकी violence, और अगर आप इतना ज़्यादा action movies देख रहे हो, violence and gory देख रहे हो, so somewhere down the line, कोई ख़राब मूवी देखते हो आपका मूड ख़राब नहीं हो जाता. So why? Because your emotions are moving around with your what you are seeing. कभी आप रास्ते में कोई बुरा एक्सीडेंट देख लेते हो जहाँ पर एक आदमी के ऊपर से गाड़ी निकल गई, आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, खराब ही लगेगा. So just imagine your emotions are changing, and वो emotions जो आप देख रहे हो वो आपके emotions को change कर रहा है. So अगर आप अच्छा देखोगे तो आपके emotions उतने बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे. आपको कहने को इमोशनल बस्टर और स्ट्रेस बस्टर लग रहा है, बट समवेयर डाउन द लाइन आपने बॉडी को प्रोग्राम वैसा कर दिया है कि यू नो दिस इज योर न्यू नॉर्मल, ये ठीक है, ये अच्छा है, चलता है. वो चलता है एटीट्यूड ना इंडिया में ज़्यादा डैमेज करता है, कि चलता है, हर एक चीज़ हाँ चल रही है, हाँ ठीक तो है, चलता है, वो प्रॉब्लम है. चलता है, ऐसे मुझे याद है विंडो ऑफ टॉलरेंस. कुछ लोग होते हैं जिनकी विंडो ऑफ टॉलरेंस बहुत हाई रहती है, किसी की बहुत कम रहती है. दो लोग, एग्जैक्ट लोग, सेम टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, सेम टाइप के पैसे में रहते हैं, सेम टाइप के ऑफिस होती है, जॉब्स होती है, सिमिलर टू पीपल, बट एक बहुत ही जल्दी चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा आता है, एकदम उनको थोड़ी देर में ट्रिगर हो जाते हैं, एंड एक इतनी जल्दी ट्रिगर नहीं होते. क्या डिफरेंस होता है कि कुछ लोग स्ट्रेसफुल रह के भी चिड़चिड़े नहीं होते, वो मैनेज कर लेते हैं बढ़िया से, एंड कुछ लोग स्ट्रेस रह के बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका मूड खराब हो जाता है. इम्यूनिटी, योर इम्यून सिस्टम. अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आप स्ट्रेस को बहुत अच्छे से डील कर लोगे. आपके उसी हिसाब से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, एंड यू वुड बी एबल टू डील विद दोज इम्बैलेंसेस विच एवर इज हैपनिंग इन योर बॉडी. और ये सारे नेगेटिव चार्जेस को आप डील कर सकते हो. इम्यूनिटी इज एवरीथिंग. Immunity means your mental immunity. Immunity means your emotional immunity. Immunity means your physical immunity. Right? इस समय में केवल मेंटल एंड इमोशनल इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम इतना बेहतर है कि आप इसको डील कर सकते हो, एंड समवेयर डाउन द लाइन हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कर आप उसको यू नो हाउ टू रिएक्ट एंड टू एक्ट. बट दूसरी तरफ आपकी इम्यूनिटी इतनी लो है कि समवेयर डाउन द लाइन एंगर, रेज, जेलसी, यू नो अदर इमोशंस, वो सारे वर्स्ट इमोशंस आ रहे हैं. जितने भी इमोशन का स्केल है उसमें जितने नीचे के इमोशंस हैं वो सब आप डील कर रहे हो. हाउ कैन समबडी इमोशनल इम्यूनिटी वो कैसे बढ़ा सकते हैं? Oh, many things. We discussed about it. Meds RX, meditation, exercise, last time we बात करी थी. Sleep, relationships, and X is your X factor.
meditation, if you're meditating regularly, आप कोई भी कैसा भी इमोशन आता है, अगर आप उसको प्रोसेस कर रहे हो एंड आप मेडिटेट कर रहे हो रेगुलरली, यू वुड ऑलवेज बी एट दैट मेंटल स्ट्रेंथ जहाँ पर आप किसी भी चीज़ से लड़ सकते हो. E is exercise, like running with your dog and playing frisbee with it. That's again, it's a form of exercise that you're doing it, you're enjoying it. So E is exercise. Diet, E is exercise. E is like जो आप जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, whatever you are doing, प्राणायाम कर रहे हो, whatever best that you are doing which is working for you, do that. D, diet, क्या खा रहे हो? Your food brings out your emotions. Negative खा रहे हो, नेगेटिव वो होगा. तभी कहते हैं ना सात्विक फूड, सात्विक खाने से आपके मूड्स बेहतर होते हैं. कई सारे मूड्स हैं जो कई सारे खाने हैं जो आपके मूड्स को बढ़ाते हैं. मोरिंगा एक ऐसा सुपर फूड है जो आपके मूड को एनहांस करता है. आंवला एक ऐसा सुपर फूड है. अश्वगंधा एक ऐसा फूड है विच इज सेड टू बी अ स्ट्रेस बस्टिंग हर्ब. सो हर्ब्स अगेन, यू नो, डाइट, स्लीप, नींद पूरी नहीं हुई, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है. रिलेशनशिप्स, आपके पार्टनर्स कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे, कितने लोग आपको बूस्ट कर रहे हैं. एच इज योर एच फैक्टर, हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ ऑन दैट डे जिस दिन आप रेस्ट कर रहे हो. क्या कर रहे हो ऐसा जिसमें आप वापस चार्ज हो जा रहे हो एंड कुछ भी आ जाए आप बेहतर हो. सो हमेशा मैं अपने हर एक पेशेंट को कहता हूँ, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट कराने आते हो ना, तो एस्ट्रोनॉट को देखा है, वो एस्ट्रोनॉट एक हेलमेट पहनता है जहाँ पर ऑक्सीजन चैम्बर है. एक एस्ट्रोनॉट की तरह या एक बेसिक बाइकर की तरह ना वो हेलमेट पहन लो, जिसमें बाहर वर्ल्ड में क्या कुछ भी चल रहा है ना, यू आर इन योर टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, TBTF, एंड यू आर इन टू दैट टाइट बबल जहाँ पर यू आर नॉट कंसर्न्ड फॉर कि क्या है लाइफ में. कोई नेगेटिविटी आपको हिट नहीं कर रही, कोई पॉलिटिकल कुछ नहीं हिट कर रहा, एनीथिंग वॉट एवर इज ब्रिंगिंग यू डाउन, कोई चीखने चिल्लाने वाली नेबर आपको परेशान नहीं कर रहा, कुछ नहीं. आप अपने जोन में हो, आप अपनी धुन में हो. एंड देन यू आर इन टू दैट फोकस्ड इमोशंस जहाँ पर वॉट एवर इमोशन जो आपको अपील कर रहा है, जो आपको बेटर कर रहा है, जो आपको हीलिंग दे रहा है, आप उसी में हो. एंड वो हेलमेट पहने रहो. वर्ल्ड आपको कहीं ना कहीं पुल करेगा जहां पर आप नेगेटिविटी की तरफ जाओगे. द वर्ल्ड इज ऑल फुल ऑफ नेगेटिविटी. यू हैव टू स्टे फोकस्ड ऑन पॉजिटिविटी ना, वो जरूरी है. बिकॉज अब एक कैंसर पेशेंट, मैं तो कैंसर डील करता हूँ, राइट. तो कैंसर पेशेंट में तो लोग जब उसके मिलने जाते हैं तो उसको एक पिटी सिचुएशन इमेजिन फेस पे लेकर जाते हैं कि अरे ओहो तुम तो नहीं बचोगे, अरे तुम तो एंड आ गया, यू वोंट सर्वाइव. इमेजिन वो नेगेटिव इमोशन लेकर जा रहे हैं. सो हाउ वुड यू हैव टू स्टे फोकस्ड. घर में एंट्री बंद करा दो ऐसे लोगों की. स्टॉप कॉलिंग ऑल दीज स्ट्रेंजर्स टू योर ऑफिस और टू योर हाउस. नहीं मिलने देना. ठीक होना जरूरी है, राइट. Stay into that zone of positivity. Very fascinating thing which I heard from you a while ago. Breakfast के ऊपर. Okay. You said कि breakfast सबसे healthiest होता है, but किस type का breakfast कर रहे हैं वो हमें खराब कर रहा है. What was that? So basically आप जो खाना खा रहे हो, वो खाने में आप क्या खा रहे हो वो मायने रखता है. Breakfast हम गलत कर रहे हैं. ब्रेकफास्ट हम इसलिए गलत कर रहे हैं बिकॉज जो आपको खाना खाना है, whether that food is healing you और whether that food is damaging you. ऐसा कौन सा खाना खा रहे हो, ऐसा कौन से नेचुरल तरीके से खा रहे हो, सात्विक ब्रेकफास्ट कर रहे हो जिससे आपकी हर एक सेल हील हो रही है या फिर वो डैमेज हो रही है. खाने को आपने प्रोटीन खा लिया. सो विराट कोहली, नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ही इज अ वीगन. Yeah. ही इज अ वीगन. फिर भी उसको प्रोटीन भी मिला, उसको सप्लीमेंट्स भी मिले, उसको कार्ब्स भी मिले और उसको फैट भी मिला. And he's a vegan. So you have to see what you need to eat. तो क्या अवॉइड करना चाहिए ब्रेकफास्ट में जो डैमेजिंग फूड्स हैं? Salamis, muttons, chickens, sausages should not eat. Why? It creates all that negative. So chicken, I think I should not be saying it here. But chicken, obviously, जब आप उसको मारते हो, जब आप उसको, when you kill that chicken, when you kill that hen, you don't know, uska bhi to cortisol level high hai na. So obviously when you have actually slaughtered that chicken, imagine the emotions going on in that chicken's mind, and then you are killing it. मरते समय जब उसको दिख रहा है कि वो मरने वाला है, सामने चाकू है, it has its own emotions. Would that be carried forward in that chicken tenders or chicken legs and chicken breast जो आप खा रहे हो? I mean, I'm not pushing for becoming vegetarian or
becoming vegan. I'm not somebody who would change anyone's diet. हर किसी personal life है. But these emotions, whatever that food that you're eating has memory. और वो memory अच्छी है या बुरी है, that's up to you. So एक बड़ा interesting है. जब आप खाना बनाते हो, कहते हैं ना कि माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, और माँ जब खिलाती है तो बहुत अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि माँ जब खिलाती है ना तो वो बड़े प्यार से बना रही होती है. मेरे बेटे ने खाना खाना है, मेरे बेटे ने छोले भटूरे खाने हैं, मेरे बेटे ने राजमा चावल खाने हैं, मेरे बेटे ने दाल चावल खाने हैं. तो वो जो लव है ना, वो लव कुकिंग करते हुए आपके खाने में जा रहा है. सो इमेजिन दैट खाना वुड बी सो पायस, सो प्योर. एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब पूजा होती है तो कहते हैं प्रसाद में बड़ा स्वाद था. बड़ा अच्छा प्रसाद. कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा था, बड़ा हमेशा. हलवा बहुत अच्छा था. वो हलवा कभी वैसा बन नहीं पाता. और क्यों कहते हैं वो? बिकॉज जब इमोशन होता है ना पूजा की तैयारी करने का, जब आप दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करते हो, बाकी तैयारी करते हो, तो वो जो खीर बनाते हो आप, तो उसमें वो जो इमोशन होता है वो बहुत प्योर पायस होता है. बिकॉज इट इज कमिंग अप विद दैट, मैं माँ के लिए बना रही हूँ, मैं देवी माँ के लिए बना रही हूँ, मैं बाबा जी के लिए बना रही हूँ, मैं गुरुदेव के लिए बना रही हूँ, मैं सभी जिसको भी आप मानते हो उसके लिए बना रही हूँ. सो दैट प्योरिटी इज कमिंग इन, राइट? एंड वो इमोशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. और इमेजिन एक खाना जो लड़ते झगड़ते खाना बना रहे हो, और उसमें नेगेटिव, अभी लड़के चुके हैं, चलो खाना बना देती हूँ उसको, एंड ला कर दे दिया, एंड दैट यू आर ईटिंग. फूड हैज मेमोरी, वो फूड हैज दैट इमोशंस गोइंग इन, और वो इमोशंस आप ले रहे हो. सो बी प्रेजेंट इन दैट फूड, वॉट एवर दैट यू आर ईटिंग. एंड वो पता होना चाहिए कि वो जो खाना आप खा रहे हो वो कैसा है. हर बार खाने से पहले अगर हो सके, सो लेफ्ट खाना आया सामने, इफ़ यू आर देयर इन योर ऑफिस, और इवन आई स्टिल डू इट, जब भी मुझे खाने का लंचेस जब मैं अपने ऑफिस में करता हूँ, इवन इफ इट इज़ दोज टाइट लंचेस, वर्किंग लंचेस हो रहे हैं जहाँ पर आपके पास 10 मिनट है और आपको खाना खाना है, क्विक बाइट लेनी है, बट स्टार्ट डूइंग इट एवरी डे, whether whatever time that you have for the lunches, is left nostril breathing. So what you do is close down your right nostril and breathe in 5 times and exhale 5 times. Right nostril से एक breath लिया, right nostril बंद किया, left nostril से left से breathe in, left से breathe out, and do it 5 times. You will be present here. आपका nervous system is connected with your breath. So sympathetic and parasympathetic nervous system. So your nervous system is connected with your breath. And the moment you do this, you will get focused attention onto your whatever you're doing. और तब आप जब खाना खाओगे, वो खाना आपके शरीर को लगेगा, वो खाना आपको हील करेगा. प्रेयर्स नहीं कर पा रहे, कोई रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे, whatever it is, कुछ भी चलता है, ये कर लो. And this would be, you'll be present there. ये देख के खाना नहीं खा रहे, फोन देख के खाना नहीं खा रहे, चाहे राज शवानी का पॉडकास्ट ही क्यों ना हो, बाद में देख लेना खाना खाने के बाद, बट अभी नहीं. अभी केवल खाने पे ध्यान देना है. दिस इज फॉर यू, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज हीलिंग योर सेल. ये वो है जो आपके शरीर के बिलियंस ऑफ सेल्स को हील कर रहे हो. तो इसीलिए वॉट एवर इट इज, एंड देन ईट ओनली दैट फूड जब इमोशंस पॉजिटिविटी हो. लड़ाई करने के बाद, झगड़ा हो रहा है, वाइफ से झगड़ा हुआ, हस्बैंड से झगड़ा हुआ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झगड़ा हुआ, कोई खराब बात सुनी, इमीडिएट खाना खाने मत बैठो. प्रोसेस दैट इमोशन. 30 minutes के बाद sit down on that chair, do that 5 breathing exercises from your left nostril, खाना खाने बैठ गए. वो खाना आपके शरीर को लगेगा. क्योंकि हम खाने के बारे में बात कर रहे हैं, tell me what is oral microbiome? Gut microbiome के बारे में तो you spoke. Oral microbiome क्या होता है? So basically क्या होता है, digestion actually starts from your mouth. The moment खाना आपने ज़बान पे रखा, वहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता है. बिकॉज सलाइवा में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज. और बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपने खाना खाया, आपको 32 बार चबाना होता है. ऑब्वियसली आजकल की दुनिया में ये चीज़ें, जिस तरीके की लाइफस्टाइल चल रही है, मैं किसी को बोलूँगा भी नहीं कि हाँ भाई 32 बार चबा दे रहे हो, बिकॉज वो कहेंगे डॉक्टर पागल हो गया है. बट बेसिकली क्या होता है, जो भी खाना आप खा रहे हो, वो खाने को ज़बान पे रखकर, दैट्स वेयर योर सलाइवा जब उस खाने के साथ मिल रहा है तो वो बोलस बना रहा है, वो एक गोला सा बना रहा है जिससे वो थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जा रहा है. सो आपके माउथ के अंदर ओरल माइक्रोबायोम्स होते हैं विच स्टार्ट्स दैट डाइजेशन, एंड दिस डाइजेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ. ये डाइजेशन आपके मुंह से शुरू हो रहा है. और यहाँ पर आपकी वो हीलिंग कैपेसिटी होती है जहाँ पर
वो पूरी तरीके से डाइजेशन को करते हुए और पूरे से वहाँ से डाइजेशन को करके एक खाने को फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स, विटामिन में ब्रेक कर रहा है। फिर आगे गया, फिर ओरल फैरिंग्स में आया और उसके बाद स्टमक में आया। स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हुए एंड दैट्स वेयर अगेन फर्दर ब्रेक डाउन हुआ, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड ऑल दैट। फिर इंटेस्टाइन में गया, फिर वहाँ से फर्दर शुरू हुआ। सो डाइजेशन इज थ्रू योर माउथ। सो कई लोग जो अल्कोहल मिक्स्ड माउथ वॉशेस करते हैं ना, उससे ओरल माइक्रोबायोम खत्म हो जाते हैं। हमेशा जब भी माउथ वॉश यूज करो, नॉन अल्कोहलिक लेवल, read that label, what you're putting into your mouth, because whatever you're putting in, it is killing your oral microbiome. Very important question. 25-year-olds को आज एक 45-year-old जैसा स्ट्रेस क्यों हो रहा है? सुबह जिमिंग कर रहे हो, शाम को जिमिंग कर रहे हो, बट मेंटल जिमिंग नहीं कर रहे। That is what it is. The problem begins. ब्रेथ वर्क नहीं कर रहे, प्राणायाम नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, नेचर में नहीं जा रहे, सुबह सुबह नंगे पैर घास पर वॉक नहीं कर रहे, शाम को फ्रिस्बी वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, शाम को फ्रिस्बी के साथ नहीं खेल रहे, यू नो, ऑल दोज चाइल्डहुड गेम्स, दैट इज मिसिंग आउट। फोन क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, एकदम से किनारे जाएंगे, फोन उठाएंगे और दे आर नॉट प्रेजेंट बीइंग प्रेजेंट, यू नो, दे आर जस्ट नॉट देयर। इज देयर अ वे कि मैं, हर कोई जो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है, इमीडिएटली स्ट्रेस रिलीज कर ले? कोई तरीका होता है? How to release stress immediately? Immediate stresses is again left nostril breathing. Number 1. अगर आपने left nostril breathing कर दी, आपका immediate you'll be present onto that present mode. कभी भी ट्राई करना, कितना भी वही right nostril बंद करी and left nostril से breathe in किया, breathe out किया 5 बार, सब भूलकर you'll be into that present mode. हाँ, immediate stress buster. Immediate stress buster. Second, belly breathing. पेट से breathe करना। जब आप ब्रीदिंग करोगे तो आपकी पेट बाहर निकलना चाहिए, फूलना चाहिए, और जब ब्रीद आउट किया तो पेट अंदर की तरफ सिकुड़ना चाहिए। बेली ब्रीदिंग। जब आप ये डीप ब्रीदिंग करते हो, जब आप बेली ब्रीदिंग करते हो, इट किल्स डाउन योर स्ट्रेस। व्हाई? बिकॉज नर्वस सिस्टम में एक्टिवेशन आया एंड सीधे बेली ब्रीदिंग के साथ आप इमीडिएट वो कर सकते हो। ब्रीदिंग एंड स्ट्रेस का कोई लेना देना है? जब भी स्ट्रेस बढ़ता है, आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। You get into that shallow breathing. आप वो छोटी छोटी सांस लेनी शुरू कर देते हो। कभी कभार कुछ लोग नाक से, मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। बेली ब्रीदिंग खत्म हो चुकी होती है। स्ट्रेस में आपको कभी भी ब्रेथ नॉर्मल आएगी ही नहीं, आपको छोटी छोटी ब्रेथ्स आएंगी। You would have those shallow breathing. You would breathe in from your chest, and that is the problem that is there. So स्ट्रेस में यही जरूरी है कि जब आपको स्ट्रेस को खत्म करना है, इमीडिएट अपने ब्रेथ को नोटिस कर लो। Just observe your breath. You will forget the stress. कैन यू लुक एट समबडी और उसकी बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हो ये इंसान स्ट्रेस्ड है कि नहीं? उसके बात करने से, उससे बोलना ज़रूर पड़ेगा। सो अगर 5 मिनट की बात हुई तो यस, आप बता दोगे कि ये आदमी स्ट्रेस्ड है या नहीं। क्या क्यूज होते हैं? बिकॉज वो कहीं ना कहीं इरिटेट होगा, कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेट होगा, फिजिटी होगा, किसी बात पे गुस्सा हो जाएगा, कोई अपने 4-5 टॉपिक उठाए एंड वो आपको कहीं ना कहीं हिंट दे देगा, हाँ ये आदमी स्ट्रेस्ड आउट है। उसका इमोशनल बिहेवियर बता सकता है कि वो आदमी स्ट्रेस्ड आउट है या नहीं है। एंड उसी के साथ ही बहुत ही रिलैक्स तरीके से डील करना है आपको। यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट। दैट्स ऑलवेज से ना कि स्लीप ओवर इट एंड कम बैक। तो इरिटेशनल होगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा, टेंशन डेफिशिएंसी, ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर गोना बी देयर। स्ट्रेस एंड सेक्स का कुछ रिलेशन है? स्ट्रेस में यू वुड नेवर बी एबल टू परफॉर्म सेक्स। कभी भी आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए, यू वुड नेवर बी एबल टू बी। क्यों? बिकॉज स्ट्रेस में अगेन जब माइंड चलता है तभी आप सेक्स एंजॉय कर पाते हो। जब माइंड में अगर कांस्टेंट थिंकिंग चल रही है, यू आर फिजिकली देयर बट यू आर नॉट देयर। Sex is all about experiencing it. What is orgasm? Orgasm is all about which is linked to your brain. जब एकदम से आपको पीक पे हार्मोन्स सबके टॉप लेवल पे जाते हैं एंड यू फील दैट हैप्पी हार्मोन गोइंग ऑन टू द टॉप। और अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो तो कभी भी आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। यू वुड ऑलवेज बी दैट लाउजी, प्रोबब्ली मेन वोंट गेट एन इरेक्शन एंड women वुड फील डेड ऑन बेड। कभी नहीं होगा। अगर यू हैव टू बी, तभी कई बार होता है ना, सम पीपल लूज इंटरेस्ट with sex because they feel ना कि लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, बिकॉज उन्होंने वो इमोशनल हीलिंग नहीं करी है, बिकॉज वो अपने स्ट्रेस के साथ डील नहीं किया है। और वो जो क्रॉनिक स्ट्रेस चलता आ रहा है ना, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्ट्रेस को पहले डील कर लो
and then get into sets mode. Is loneliness causing stress? Absolutely. अकेलापन हमेशा ही, जब आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जब आप अकेले हो, जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, जब आपके पास कोई आदमी नहीं है बात करने के लिए, वो लोनलीनेस, अकेलापन हमेशा स्ट्रेस लाएगा. वो स्ट्रेस हमेशा, कॉर्टिसोल लेवल आपको रियलाइज नहीं होगा और आप लोनलीनेस दूर करने के लिए क्या करोगे? स्क्रीन देखोगे. लोनलीनेस दूर करने के लिए यू वुड जस्ट बी ग्लूड टू फोन, और फोन पे अपना टाइम पास करोगे, रील्स देखोगे. दैट्स व्हाट इट इज. सो लोनलीनेस से भी स्ट्रेस बढ़ता है. नेवर बी लोनली. द वर्ल्ड हैज ऑलवेज बीन, अगर कुछ लोग हंटर गैदरिंग करते थे, या हमारे जो फोरफादर्स या साल पहले, बट खाना मिलके साथ में खाते थे, साथ में बैठते थे, साथ में एक साथ, वो कम्युनिटी, मोहल्ला और उसका वो जो झुंड होता था, वो मंडल जैसे होते हैं. तो ये सब इसी का लॉजिक है ना, कि सब साथ में रहो, अकेले नहीं. टू मच पावर. जब साथ में बैठते हो, आप टाइम पास करते हो, खड़े रहते हो साथ में. टेल मी, इतनी सारी हमने बातें करी ना अभी स्ट्रेस के लेके, स्ट्रेस, कैंसर, वी स्पोक अ लॉट. एक हफ्ता पकड़ो, 1 वीक में एज यू नॉर्मल एवरेज इंसान क्या क्या गलतियां करता है जो उसे स्ट्रेस दे रहा है या कैंसर दे सकता है? जब सो रहे हैं, फोन बगल में चार्ज रख के सो रहे हैं, सबसे पहला वहां से स्ट्रेस शुरू हो रहा है, बिकॉज दैट फोन इज नॉट ऑन एन एयरप्लेन मोड. सेकेंड थिंग, इट इज बीइंग चार्ज्ड. चार्जिंग होते होते आप उसके बगल में सो रहे हो, बेड के साइड पे. फोन बेड साइड पे नहीं होना चाहिए. दूसरा, फिर आपने फोन पे अलार्म लगाया हुआ था, फोन पे आपने अलार्म बंद किया एंड आप उठे. जब आप उठे, उसके बाद आपने फोन उठाया, सबसे पहले आपने फोन देखा और उसको व्हाट्सएप खोला. व्हाट्सएप में आपने दुनिया भर के जितने लोग थे, व्हाट्सएप के जो बाहर आपके कमरे में नहीं थे, आपने सबको अपने कमरे में बुला लिया और सबके मैसेजेस देखने शुरू कर दिए. यहाँ आपने गलती करी. उठ के बैठे, ब्रश किया, ब्रश करने के बाद आपने माउथ वॉश किया. माउथ वॉश में आपने अल्कोहल वाला माउथ वॉश यूज़ किया. पानी नहीं पिया. कुछ लोगों ने पानी पिया, कुछ लोगों ने पानी नहीं पिया. जिन्होंने पानी नहीं पिया उन्होंने और वर्स कंडीशन करी, बिकॉज सुबह सबसे पहले उठकर अगर हेल्दी रहना है तो एक ल्यूक वार्म वाटर नींबू डालकर लेते हो, इट इज़ वेरी वेरी गुड. आपकी बॉडी एल्कलाइन रहेगी एंड यू वुड ऑलवेज फील नाइसर. फिर सुबह उठ के अपना पेट क्लीन किया एंड बाहर निकले. यहाँ से सोशल मीडिया शुरू हो चुका है और वो सोशल मीडिया चालू है. आप इंस्टाग्राम पे गए, आपने देखा किसने कितने लाइक्स किए आपके पोस्ट पर, कितने व्यूज़ बढ़े, कितने फॉलोअर्स बढ़े, वहाँ से शुरू हो गया. और फिर बाहर निकले. कुछ लोग जिम जाते हैं, जिम जाते हुए भी अगेन आप अगर जिम में जा रहे हो, बीच बीच में आपने एक वर्कआउट का सेशन किया, 3-4 रेप्स किए, बीच में उठा, फ़ोन देखना शुरू कर दिया. जिम में भी राइट. कुछ लोगों ने रिकॉर्ड किया विच इज़ फाइन, बट कुछ लोगों ने फ़ोन बीच बीच में वर्कआउट सेशंस में यू आर देयर, बट बीच बीच में एवरी ब्रेक्स यू आर चेकिंग योर फोन्स. स्क्रीन टाइम थ्रू आउट चल रहा है. फिर उसके बाद अपने घर पहुँचे. रास्ते में जब आप जिम से घर आ रहे थे, रास्ते में आपको ट्रैफिक मिला. वो ट्रैफिक में आपने फिर वो यार जाम में फंस गया, अरे ये वो होगा एंड ऑल दैट शुरू हो गया. जहाँ पर अपने आप को कुछ कार में थे अगर, तो कार में कुछ पॉडकास्ट सुन सकते थे, कुछ और ट्रैफिक यूनिवर्सिटी यूज़ कर सकते थे जहाँ पर आप कुछ सीख लेते. वो ना करके आपने इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन दिखाया, हॉर्न बजाया, गाली गलोच किया, वॉट एवर इट इज़, और दिमाग वहीं चल रहा है. सिग्नल पे रुके, सिग्नल पे आपने केवल अगेन सोशल मीडिया में. घर पहुंचे, आपने शावर लिया. शावर लेने के बाद खाना जो भी आपने बनाया जल्दी जल्दी, जैसा भी आपने नाश्ता बनाया, आई एम इमेजिनिंग कि सिंगल इंडिविजुअल और अ फैमिली, सो जो भी आपके वाइफ ने, हस्बैंड ने जो भी खाना बनाया एंड आपने खाना खाया, फ़ोन देखते देखते आप खाना खा रहे हो, बच्चे को स्कूल छोड़ा हो, वट एवर इट इज़. ऑफिस पहुँचे. ऑफिस पहुँचते वो ट्रैफिक में वही रूटीन चालू है. वर्स्ट फूड फॉर स्ट्रेस? फ्राइड फूड, अजीनोमोटो, चाइनीज़ खाना जिसमें वो MSG डला हुआ है, वेरी हाई ऑन स्ट्रेस एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. जितना ज़्यादा वो गट के न्यूरॉन्स को ख़राब करेगा, उतना ज़्यादा बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा. नो फ्राइड फूड एट ऑल. एक लैब टेस्ट जो सबको करना चाहिए? CBC, LFT, KFT सबको करना चाहिए. आपके लिवर के पैरामीटर्स, किडनी के पैरामीटर्स और ब्लड के पैरामीटर्स, ये तीनों टेस्ट बता देते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल. हर किसी को हर साल करने चाहिए. एक डेली रिचुअल जो ब्रेन को रीसेट कर देता है? मेडिटेशन. जितना हो सके मेडिटेट करिए. दिस रिचुअल वुड चेंज योर लाइफ. हाउ मेनी मिनट्स? हाउ मेनी? इट्स अप टू यू. 1 मिनट करते हो, 2 मिनट करते हो, 5 मिनट करते हो, 10 मिनट करते हो. आई डू इट 30 मिनट्स. सो इट्स अप टू यू, जितना आप कर सकते हो, बट दिस वुड रीसेट योर माइंडसेट.
मॉर्निंग और नाइट स्ट्रेस वर्स कब होता है? अर्ली मॉर्निंग्स, लेट नाइट्स. अर्ली मॉर्निंग्स, बिकॉज जब आप उठते हो आप सारा बैगेज लेकर उठते हो. सो अर्ली मॉर्निंग में स्ट्रेस लेवल्स आर ऑलवेज हाई. तभी आप 24 आवर जो कॉर्टिसोल टेस्ट कराते हो वो सुबह सुबह कराते हो. एंड लेट नाइट्स जब आप पूरे दिन भर का वो करते हो तो ऑब्वियसली यू मेक द वर्स्ट चॉइसेस व्हेन यू आर इन द इवनिंग. आपने कुछ छोड़ा हुआ है, आप ग्लूटेन छोड़ा हुआ है, ग्लूटेन आप रात में खा लेते हो बिकॉज यू मेक द वर्स्ट चॉइसेस. तब ईगोइस्ट सेल्फ ज़्यादा काम करता है. व्हाट्स वर्स, एंजाइटी या सप्रेस्ड एंगर? Suppressed anger. Anxiety is a subsequent to any emotional trauma that has happened. But suppressed anger में आप कहीं ना कहीं एक वो इमोशन है जिसको आप अंदर छुपा रहे हो और वो कभी भी बाहर रिफ्लेक्ट कर सकता है बॉडी के थ्रू, बॉडी में किसी भी आउटकम के थ्रू. So that can be dangerous. What would you tell to 25-year-old self? Interesting. That's quite personal. I know what I'll tell. You want me to say it? If you can. Okay. For 25-year-old self, I would say it. I wish I would have known this power of immunity. I wish I would have known this power of mindset, health set, heart set and soul set. Because जब आप ये 4 कॉम्बिनेशन 4 पिलर्स पे काम करते हो ना तो आप पूरी लाइफ चेंज कर देते हो. तो आई थिंक अगर ये मुझे पहले 25-year-old पता होता तो आई वुड हैव बीन आई हैव नो रिग्रेट्स अदरवाइज. वो रिग्रेट्स नहीं है बट हाँ मतलब आई वुड लव टू नो अबाउट दिस पावर ऑफ mindset and the mind, what you can hold it into your mind, you can hold it into your hand. So this awareness of your mind, this power of your mind, this is something I wish I would have known much 25 earlier. years back. Yeah. Perfect. Thank you so much. Thank you. Thank you for coming again and sharing everything and answering all my questions. It was a pleasure having you one more time. I'll keep seeing you way more often now. Thank you. Thank you so much for doing it. Nice welcome. लिया क्या मानव? Are we gonna have enough for them? थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाएँ. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.